अपन सभी का। तो टैक्स ऑडिट के ऊपर ये मनीष कपरिया जी और दीपक माहेश्वरी जी हमारे दोनों ही जिसको कहते हैं कि ऑलराउंडर है दोनों विषय के, ये अपना उद्बोधन देंगे। और साथ ही हमने ITR 6 को भी जो है इसमें शामिल किया है, क्योंकि कंपनीज के भी रिटर्न अभी जाना है, उसमें भी कई इश्यूज हैं। अब हमारे दोनों स्पीकर के स्वागत के लिए सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा शैलेंद्र सिंह जी सोलंकी जी से कि वे मनीष कपरिया जी का स्वागत करें। मेरा रिक्वेस्ट सुनील पीजे साहब से कि वे हमारे को स्पीकर दीपक माहेश्वरी जी का स्वागत करें। मेरा निवेदन EPA प्रेसिडेंट मनोज गुप्ता जी से वे अपना प्रेसिडेंट को सीनियर्स इन द प्रोफेशन एंड फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है टैक्स ऑडिट क्रिटिकल इश्यूज है और ITR 6, ये हमारा नई बॉडी का नई जो बॉडी बनी है EPA की उसका पहला प्रोग्राम है ब्रांच के साथ ज्वाइंटली। मैं सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने नई बॉडी के अंदर अपना कॉन्फिडेंस रिपोर्ट किया और हम लोगों को इलेक्ट किया कि हम लोग आगे TPA पर सर्विसेज दे सकें और नई ऊंचाइयों की ओर लेकर के जाएं। फ्रेंड्स, मेरा व्यक्तिगत रूप से यह मानना है कि अब जो परिवर्तित समय है उसमें सारे लॉज के साथ में जिनमें भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनसे कनेक्टेड लॉज जो भी है राइट लॉज, उनमें रियल टाइम बेसिस पे अपडेट लेना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि नॉलेज इज पावर। जरा सी भी हमारी जो क्लाइंट को बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। तो फ्रेंड्स, क्योंकि अब प्रैक्टिस का पूरा तरीका 360 डिग्री चेंज हो चुका है, लाइजनिंग पार्ट ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, अब ऑफिस में बैठ के कंप्लायंसेस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है और कंसल्टिंग बेसिकली उसके बाद कंसल्टिंग बचने वाला है, मेन जो एरिया बचने वाला है। तो इसलिए अब नॉलेज के बिना कुछ भी नहीं। तो मेरा फोकस ये रहेगा कि मेरे 2 साल के टेन्योर में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो लॉज हमें यूज में आते हैं GST और इनकम टैक्स के अलावा, मान लो अगर कंपनी लॉ की नई एप्लीकेशन है, बेनामी एक्ट की नई एप्लीकेशन है, मनी लॉन्ड्रिंग की नई एप्लीकेशन है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की नई एप्लीकेशन है, कॉर्पोरेट एक्ट में नहीं आता है, तो मैं उसके लिए भी मैं चाहता हूँ कि लेक्चर रखें। उसकी बेसिक चीजें हमें मालूम होना चाहिए कि अगर कोई कॉर्पोरेट हम बनाते हैं या एग्रीमेंट बनाते हैं तो उसमें बेसिक चीज क्या आना चाहिए। तो मेरा फर्स्ट इसी में रहेगा मैक्सिमम हम लोग स्टडी सर्कल, मीटिंग, सेमिनार्स, वर्कशॉप करें जॉइंटली। ब्रांच के साथ हमारा अच्छा सहयोग है, हम इवन CPP के साथ में भी प्रोग्राम करेंगे। CPP में भी एक अच्छी हमारी सिस्टर बॉडी है। तो आने वाला समय में यही विजन है मेरा। आप सब लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों की कोई भी आपके दिमाग में कोई चीज आती है कि भाई इस सब्जेक्ट पर लेक्चर होना चाहिए, तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, हमारे ऑफिस बिगर्स हैं, किसी को भी आप मैसेज कर सकते हैं कि भाई ये सब्जेक्ट ऐसा है जिस पर अभी तक कोई डेलिब्रेशन नहीं हुआ। प्लस मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग अपने कोई भी आर्टिकल्स या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हमारा न्यूज लेटर रेगुलर निकलना चालू हो जाएगा, जिसके लिए मनोज गुप्ता जी को उसके इंचार्ज है, तो उनको आप डायरेक्टली कोई भी मैटर मनोज गुप्ता जी को या मुझे भेज सकते हैं। कोई भी आर्टिकल्स, लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स, इवन कोई छोटी सी चीजें हेल्थ से रिलेटेड भी कोई मेंबर्स को काम की चीजें तो आप भेज सकते हैं। बिल फॉर्मेट हम चेंज करेंगे, न्यूज लेटर का फॉर्मेट पूरा चेंज कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा उसमें इन्फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट करें। तो फ्रेंड्स, आज का जो सेमिनार है काफी बड़ा है, लेंथी है। पहला 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला सेशन जो रहेगा वो टैक्स ऑडिट पर रहेगा, दोनों स्पीकर टैक्स ऑडिट में पहले बताएंगे, बाद में ब्रेक होगा, छोटा सा टी ब्रेक होगा, उसके बाद में ITR 6 पर मनीष कपरिया डिस्कशन करेंगे। तो इसी के साथ फ्रेंड्स मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ बड़ी तादाद में आने के लिए। थैंक यू। Now invite ICAI Indore branch chairman Akash for this deliberation. सबसे पहले तो TPA की नवनिर्वाचित बॉडी के अध्यक्ष मनोज गुप्ता जी, JP सराफ जी, समस्त कार्यकारिणी और ऑफिस मेरठ को मैं हृदय से शुभकामना देता हूँ और आशा करता हूँ कि ये 2
साल का जो टेन्योर है इसमें टीपीए को नई ऊंचाइयां मिलेगी। और नई ऊंचाइयां कैसी मिलेगी, तो पहला सेमिनार ही हम देख सकते हैं कि इतनी भारी संख्या में ऑडियंस आए हैं यहाँ पर। एक बार जोरदार ताली आप सबके लिए। आज का टॉपिक बहुत ही टाइम टेस्टेड टॉपिक है, टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट ऐसी चीज है जो हर प्रोफेशनल, हर आदमी करता है। क्यों? क्योंकि 99.3% केसेस में स्क्रूटनी टैक्स ऑडिटर ही कर देता है, बाकी बचे हुए 0.7% के लिए डिपार्टमेंट। अब ये 99% स्क्रूटनी जो होती है ये टैक्स ऑडिट के बेस पे होती है। हम क्या करते हैं, हम टैक्स ऑडिटर, हम लोग टैक्स के एस्पेक्ट से तो देखते हैं, पर मेन काम जिसके लिए हमें टैक्स ऑडिट के पावर दिए गए हैं वो ऑडिट है। ऑडिट क्या? ऑडिट में मतलब आपके अकाउंटिंग स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रूफ है या नहीं। हम लोगों का मेन कंसंट्रेशन कई बार हो जाता है कि हम 3CD के जो पॉइंट्स हैं, जो 42 क्लॉजेज हैं, उसमें क्या रिपोर्टिंग करनी है क्या नहीं करनी है उस पर होता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, 1985 में मिस्टर टी.डी. वेंकट राव ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज करी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मोनोपोली क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्योंकि इनको ऑडिट करना आता है। तो टैक्स ऑडिट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो ऑडिट है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू है, फेयर है कि नहीं है। एक बार कई बार ये प्रश्न हमारे बीच में आया है, किसी ने इंटरेस्ट का प्रोविजन नहीं किया, बैंक को इंटरेस्ट देना था, उसका प्रोविजन नहीं किया। एज एन ऑडिटर हमने देखा कि अगर प्रोविजन करता तो 43B में डिसअलाउंस होना था, नहीं किया तो कोई बात नहीं। अगर उसने प्रोविजन नहीं किया तो उसके प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो अंडर स्टेटेड है, उसका लॉस जो है, उसका प्रॉफिट जो है वो ओवरस्टेट हो रहा है। तो मेन जो चीज हम कई बार भूल जाते हैं, हम टैक्स एक्सपर्ट हो जाते हैं, पर टैक्स ऑडिटर के लिहाज से ऑडिट देखना बहुत जरूरी है। आज बड़ी टपरिया जी हमारे बीच में है, एक विशेष अनुमोदन उनसे करूंगा मैं कि सर ये जो मोटर व्हीकल एक्ट में पेनल्टियां बढ़ गई है तो ये डिडक्टेबल हो सकती है नहीं हो सकती, इसके ऊपर विशेष आप ध्यान दें कि इसके अंदर क्या लोगों को राहत हो सकती है। ये तो हो गया पोस्टमार्टम। एक प्रिवेंटिव आप सब लोगों को मैं बताना चाहूंगा, इंदौर सीए ब्रांच एक मुहिम चला रही है, दैनिक भास्कर के साथ एक बीड़ा उठाया है कि संडे को शाम को 5 से 7 हम सत्तेसारी से लेकर भौरवा चौराहे तक हर चौराहे पे 3 से 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रहेंगे, ट्रैफिक पुलिस को सहयोग करेंगे। तो आप में से भी जो भी शुभेच्छक हो उनको ग्रुप पे लिंक फॉरवर्ड करेंगे, अपनी सेवाएं दे सकते हैं। और आज के सेमिनार की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। निश्चित ही मुझे विश्वास है कि इस सेमिनार में हम बहुत कुछ सीख के जाएंगे और इस साल का टैक्स ऑडिट बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। धन्यवाद। मैं अब ज्यादा समय न लेते हुए रिक्वेस्ट करूंगा आज के स्पीकर, चूंकि टैक्स ऑडिट में दोनों ही बोलेंगे, टपरिया जी स्टार्ट करेंगे, पार्वती को 5 मिनट इसमें सप्लीमेंट करेंगे, बाद में दूसरी बात करेंगे। 2 सत्रों में बटा हुआ हमारा आज का ये प्रोग्राम टैक्स ऑडिट और उसके बाद में ICAI 6। और सबसे पहली बात क्योंकि मैं हर बार टीपीए के मन से बोलना चाहता हूँ, स्लोली एंड ग्रेजुअली टीपीए ने बहुत अच्छी परंपरा स्थापित करी है। इस साथ जितने हमारे प्रोग्राम हैं वो बिल्कुल शार्प समय पे चालू होते हैं और नई मैनेजिंग कमेटी में भी हम इस परंपरा को बरकरार रख पा रहे हैं, मुझे इसकी खुशी है। शार्प 5 बजे हम हमारा प्रोग्राम चालू कर चुके थे, तो आगे भी इस कोशिश को, इस स्थिति को निरंतर हम बनाए रखेंगे। पहले आज हम टैक्स ऑडिट के बारे में बात करने वाले हैं। टैक्स ऑडिट सदियों पुराना किस्सा हो चुका है, बार बार हर साल वही सारी बातें, पर फिर भी पढ़ना पड़ता है, फिर भी बार देखना पड़ता है। मैं एक जो चीज बहुत शिद्दत से महसूस कर रहा हूँ पिछले 2, 3, 4 सालों से, सरकार की जानकारियां इकट्ठी करने की भूख बढ़ती चली जा रही है। पर्टिकुलरली जब से कंप्यूटराइजेशन हुआ है तब से उनके लिए उन सारी इंफॉर्मेशन को कंपाइल करना और एनालाइज कर पाना बहुत आसान हो गया है। तो ये हर डिपार्टमेंट की तरफ, इनकम टैक्स हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे प्रोविडेंट फंड हो, जितने डिपार्टमेंट्स हैं, सब लोगों ने ये सोच लिया है कि यार जितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठी की जा सकती है कर लें। और उनकी जानकारी इकट्ठी करने की प्रोसेस में जो सबसे बड़ी परेशानी हो रही है वो हम प्रोफेशनल्स के साथ हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं टैक्स ऑडिट कर रहा हूं तो मेरा वास्तव में रोल क्या है? क्या मैं एक ऑडिटर हूं? क्या मैं एक टैक्स कंसल्टेंट हूं? क्या मैं एक डेटा एंट्री ऑपरेटर हूं? क्या मैं एक असेसिंग ऑफिसर हूं? किस
नजरों से मुझे उस सारी चीज को देखना है। कुल मिला के जो स्थिति होती है टैक्स ऑडिट के साथ में अक्सर गड़बड़ ये होती है कि साहब मैं टैक्स कंसल्टेंट की अपनी स्थिति से बाहर नहीं आ पाता हूँ। पर टैक्स ऑडिट का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि व्हेन आई एम डूइंग अ टैक्स ऑडिट आई एम नॉट अ टैक्स कंसल्टेंट हियर, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम एन ऑडिटर। तो पंकज ने जो सवाल पूछा था उसका जवाब बहुत सीधा सा है। सर ये मोटर व्हीकल एक्ट की जो पेनल्टी लगी है वो डिडक्टिबल होगी या नहीं होगी? टैक्स ऑडिट के सेमिनार में हम डिडक्टिबिलिटी और नॉन डिडक्टिबिलिटी की बात कर ही नहीं पाए। कुछ जिस दिन इनकम टैक्स की बात करेंगे उस दिन डिस्कस करेंगे कि डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ, आप मुझसे ये पूछो कि साहब ऐसे टैक्स ऑडिटर मुझे उसको रिपोर्ट करना है या नहीं करना है, तो करना है, पक्की बात है। डिडक्शन मिले नहीं मिले, कुछ जिस दिन कंसल्टेंट की भूमिका में आऊंगा तो मेरा ख्याल है पहली शर्त है एज ए टैक्स ऑडिटर, जब आई एम नो मोर द टैक्स कंसल्टेंट हियर। बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट क्लॉजेस हैं, मेरे को स्पीकर दीपक उसके बारे में बात करेंगे। पर से फॉर एग्जांपल एक प्रोविडेंट फंड वाला जो क्लॉज होता है, हम सबने देखा कि साहब को प्रोविडेंट फंड की हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, डिले अगर डिपॉजिट है, कोर्ट्स के बहुत सारे डिसीजन हमारे फेवर में है जो बोलता है कि साहब भले ही वो प्रोविडेंट फंड ड्यू डेट के बाद में जमा हुआ हो, पर अगर आईटीआर की डेट के पहले पहले जमा हो गया, ज्यूरिसडिक्शनल ट्राइब्यूनल हमारे फेवर में सब बोलते हैं कि साहब वो डिडक्शन मिलेगा। चूंकि मैं एज ए टैक्स ऑडिटर उसे रिपोर्ट कर रहा हूं, ड्यू डेट के बाद में डिपॉजिट हुआ है, सीपीसी उसे डिसअलाउ कर रहा है, पर क्या इसका मतलब यह है कि मैं उसे रिपोर्ट नहीं करूं? When I am acting as a tax consultant, then मेरा व्यू शायद दूसरा होगा। पर जब मैं एज ए ऑडिटर बात कर रहा हूं, it has to be a plain factual reporting rather than going for the interpretation of the act. It has to be the plain and clear cut reporting of the facts. डिडक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा, अलाउबल होगा डिसअलाउ होगा, ये मेरा कंसर्न नहीं होना चाहिए जब मैं टैक्स ऑडिट कर रहा हूं। ये मेरा ख्याल है टैक्स ऑडिट की हमारी अंडरलाइन अप्रोच होना चाहिए। चूंकि बहुत ज्यादा समय हमारे पास में नहीं है, टैक्स ऑडिट बहुत रूटीन सी एक्टिविटी है, तो आज का जो हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम हर क्लॉज बाय क्लॉज बात नहीं करना चाहेंगे। कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सो हमें लगा कि यार जिनको थोड़ा सा ध्यान से देखना चाहिए, जहां अक्सर गलतियां हो जाया करती हैं, उनके बारे में मेरे को स्पीकर दीपक चर्चा करेंगे। और फिर उसके बाद में फिर सेकंड पार्ट में हम आईटीआर 6 की बात करना चाहेंगे। वही जो गवर्नमेंट की जानकारी इकट्ठी करने की भूख है, उसका जो नतीजा हमारे सामने आ रहा है आईटीआर 6 के बारे में। अभी हम चर्चा कर रहे थे तो एक बहुत अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी चीज ये सामने आई कि सर जिस तरह की जानकारियां रिटर्न में आज की तारीख में मांगी जा रही है, किसी जमाने में इससे कम जानकारी में स्क्रूटनी असेसमेंट निपट जाया करता था। उससे ज्यादा जानकारी आजकल रिटर्न में फाइट करना पड़ रही है। गवर्नमेंट कह रही है कि साहब हम असेसमेंट बहुत कम कर रहे हैं, सिलेक्टेड लोगों का असेसमेंट करते हैं, पर जितनी जानकारी आप रिटर्न में मांग रहे हो, मेरा ख्याल है हर असेसी का असेसमेंट अपने आप होता चला जा रहा है। तो जो आईटीआर 6 में कुछ इंपॉर्टेंट से चेंजेस आ गए हैं, कुछ नए इश्यूज हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले मेरा ख्याल है हम टैक्स ऑडिट के जो इंपॉर्टेंट क्लॉजेस हैं उनको डिस्कस करें। मैं माइक अपने को स्पीकर दीपक को देना चाहूंगा। दीपक विल कैरी ऑन सम इंपॉर्टेंट इश्यूज रिलेटेड विद द सेम टैक्स ऑडिट, और देन उसके बाद में हम आईटीआर पे बात करेंगे। दीपक। सीपीए के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री मनोज जी, आईसीआई ब्रांच के अध्यक्ष श्री पंकज जी श्याम, सभी पदाधिकारीगण दोनों एसोसिएशन के और एग्जीक्यूटिव बॉडी कमेटी मेंबर। टैक्स ऑडिट का सीजन जब स्टार्ट होता है तब हम उसकी तैयारी जुलाई से स्टार्ट कर देते हैं। जुलाई से स्टार्ट करने के बाद में सितंबर तक पहुंचते हमारे आगे 20-30% लगभग कंप्लीट हर साल हो जाया करते थे। और आज 6 सितंबर को जब हम यहाँ पर सेमिनार कर रहे हैं, किसी उपस्थिति के बीच में कर रहे हैं, जिससे एक बात साफ है कि अभी तक टैक्स ऑडिट की गति जिस तरह से होना चाहिए तो उस गति से हो नहीं पाया है। जो काम जुलाई में करना था वो काम अगस्त तक डिले हुआ, जुलाई में तैयारी कंप्लीट नहीं थी। अगस्त में जो काम करना था वो जुलाई में जो काम करना था वो अगस्त में हुआ। और टैक्स ऑडिट इफेक्टिवली अक्सर स्टार्ट नहीं हुआ है। सभी इस उदाहरण में है कि किसी तरह से टैक्स ऑडिट के पहले के जितने रिटर्न हैं सारे निपट जाए। शायद को 5000 रुपए की पेनल्टी से बचाने के लिए हमने काफी रिस्क ली है और अपने महत्वपूर्ण ऑडिट को भी हमने पोस्टपोन किया है करने के बाद। आज के सेमिनार का यदि मैं कहूँ तो मुझे बेसब्री से इंतजार था। तो वो विषय है बातें थी जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा। सबसे पहली बात नवनिर्वाचित कमेटी का यह पहला सेमिनार है और मैं बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि मुझे इसके लिए कोई में ना गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि सीपीए की गौरवशाली परंपरा जो रही है सदस्यों का मेंबर्स का नॉलेज अपडेशन करती है और सदस्यों की समस्याओं का सही तरह से निराकरण करती है, मुझे हर तरह से हेल्प करती है। अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ श्री मनोज जी, CPA will achieve even greater heights than before, I am assured।
होते हैं। सेकंड बात जिसके लिए मैं बहुत उत्साहित था कि Manish Dapadia sir has always been an iconic face for most of us like student side. उनको हम शुरू से देखते रहे हैं। आज मेरा ऐसा अवसर मिला है कि मैं को स्पीकर के रूप में उनके साथ में हूँ। ऐसा करने से मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं उनके साथ में मंच शेयर कर रहा हूँ। रही बात एक्सॉडिट के सेमिनार की, तो केवल एक छोटी सी चीज को मैं उल्लेख करना चाहूंगा। कंप्लायंस का भार कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। कंप्लायंस का भार बढ़ते हम काफी फेडअप हो जाते हैं। एक नई प्रवृत्ति में देख रहा हूँ, सीनियर्स को छोड़ के जो जूनियर्स हैं, जिनके 5 से 10 साल प्रैक्टिस हुए हैं, जब उनसे बातचीत करते हैं तो वहाँ पर टैक्स कंप्लायंस थके हुए नजर आते हैं या कम्प्लीमेंट के तौर पे नजर आते हैं। दोनों बातें उनकी सही हो सकती है फैक्चुअल तौर पे, लेकिन हमेशा एक कम्प्लीमेंट के तौर पे रहना हम प्रोफेशनल के लिए सही नहीं है। यदि परेशानी है तो उसका समाधान भी है और उस परेशानी को दूर करने के रास्ते भी है। तो हमें समालोचनात्मक कदम उठाए। जहां अपना काम करना है वहां कंप्लेंट को भी सुनना है और कंप्लेंट करने के लिए आपने इतनी अच्छी बॉडी सुनी है कि हमारी सब आवाज ऊपर तक पहुंच रही है। और निश्चित रूप से मेरा एक ही इसमें दृष्टिकोण रहता है कि सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ में कदम उठाया जाए तो हमारी क्षेत्र बढ़ेगी। इस छोटी सी भूमिका के साथ में आज से इस टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट की फॉर्मल डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी के बारे में एप्लीकेबिलिटी के बारे में कोई डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे प्रोफेशन 4480 है जो जनरल नॉलेज है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ऑडिट नहीं किया गया, ये ऑडिट गलत कर दिया गया तो क्या कर सकते हैं। ऑडिट समय पे नहीं करना, 0.5% ऑडिट करना और 0.5 लाख whichever is lower the penalty, और गलत करने से 10,000 रुपए चार्टेड अकाउंटेंट की मॉनेटरी पेनल्टी। मॉनेटरी इसलिए कि इसके अलावा बहुत सारे लॉस है, लॉस ऑफ ग्रेस, लॉस ऑफ रिस्पेक्ट, और हो सकता है कि इस तरह के ऑडिट में जब इस तरह की पेनल्टी लगाई जाए तो ICAI की डिसिप्लिनरी कमेटी को भी मामला रिफर हो। तो वो सारी चीजें हमें ध्यान रखते हुए बात करना होगा एक्सप्लोर करने में, ये निश्चित रूप से ध्यान रखने की बात है। 3 पार्ट हमारे ऑडिट रिपोर्ट के CCD और साथ में CCD जो विशेष रूप से साथ में CCD का मुख्य रूप से हम विश्लेषण करने वाले हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर 2 पार्ट 1 to 8 क्लास जनरल इंफॉर्मेशन और पार्ट B जो 9 से 44 हो चुके हैं। पहले क्लास के बारे में कोई डिस्कशन क्लास तो करना नहीं है, इसलिए हम क्लास 4 की ओर आते हैं। छोटी सी संक्षिप्त जानकारी मांगी गई है। whether the assessee is liable to pay indirect tax like excise duty, service tax, sales tax, custom duty, सभी एक लगभग हम ऑब्सोलीट हो चुके हैं। केवल जीएसटी ही अभी इनडायरेक्ट टैक्स में चल रहा है, कुछ एसएसटी में दूसरे वैट टैक्स भी चल रहा है, बात अलग है। इसमें रिपोर्टिंग क्या है, इसमें 2 पार्ट है। whether assessee is liable to pay indirect tax और if yes, please furnish the information। तो इसमें हम 2 भाग करते हैं। तो पहला भाग ये पूछता है कि लायबल है पे करने के लिए, और दूसरा if yes। अब तो रिटर्न की यूटिलिटी दी गई है, यदि आप लायबल में यस करते हैं तो आपको नंबर भरना पड़ेगा, अदरवाइज वो एक्चुअली क्रिएट नहीं होती है। तो इसमें क्या भरा जाए, सबसे पहला क्वेश्चन, ऑडिटर किसी भी इनकम टैक्स का एक्सपर्ट तो है क्योंकि वो इनकम टैक्स के एक्ट के अंतर्गत ऑडिट कर रहा है, बट दूसरे अदर एक्ट का एक्सपर्ट हो ऐसा उससे एक्सपेक्ट नहीं किया सकता। ये एक बेसिक सी बात है जो हम सभी फॉलो करते हैं। इसलिए इस मामले में जब मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर लेके उसमें उसकी लायबिलिटी के संबंध में और रजिस्ट्रेशन नंबर की जानकारी मांग ले और उसके आधार पर हम काम करें तो हमारा कोई ग्रॉसरी नेग्लिजेंस इसमें नहीं कहा जाएगा। और ऐसे में लिटरल यदि इंटरप्रिटेशन की ओर भी जाए तो लायबल टू पे टैक्स का मतलब होता है पेमेंट की लायबिलिटी उसकी होती है जो रजिस्टर्ड है। लायबल टू रजिस्टर्ड है ये नहीं पूछा गया है, तो इससे स्किप किया जा सकता है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जिसको आप अकॉर्डिंगली जवाब दे सकते हैं। पर्पस तो सीधा सा है कि क्योंकि जीएसटी की बहुत सारी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स के सीसीडी फॉर्म में मांगी गई है और उस इंफॉर्मेशन को जैसे छोटी सी जानकारी है, जीएसटी का जब शेड्यूल एप्लीकेबल होगा तब आपको इसकी हमें प्रश्न पता चलेगी कितनी ज्यादा जानकारी मांगी गई है। इतनी ज्यादा जानकारी तो शायद जीएसटी के रिटर्न में भी नहीं मांगी गई है, लेकिन वो हम कुछ करते हैं के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। क्लास 44 जो जीएसटी के लिए खर्चों की जानकारी मांगता है। सेकंड तो स्टडी जो क्लॉज आता है क्लॉज नंबर 8, सबसे पहला जब हम ऑडिट करते हैं तो किस क्लॉज के अंतर्गत जाना है, ऑडिट के लिए कौन से क्लॉज सिलेक्ट किया जाए, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है। मोस्टली बार कंफ्यूजन इससे होता है कि 4480 और 4480 दोनों अलग अलग लिमिट को प्रिस्क्राइब करते हैं। लैंग्वेज में भी थोड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है। तो 1 से 2 करोड़ के एसएससी जिनका टर्नओवर है क्या वो 4480 क्लास का टर्नओवर है
या 44AD क्लास के अंदर कवर्ड है? ये पहला क्वेश्चन। 44AD सभी केसेस में एप्लीकेबल है, प्रोफेशनल पर्पस स्पेसिफाइड प्रोफेशन में है उनको छोड़ के, और कमीशन और एजेंसी बिजनेस वाले एसेट्स को छोड़ के, या प्रेजेंट सेक्शन के अदर जो सेक्शन है 44A उनके लिए छोड़ के। तो बाय डिफॉल्ट 44AD इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द एसेट्स। तो सबसे पहले 1 से 2 करोड़ का ऑडिट करेंगे, तो क्योंकि 2 करोड़ की लिमिट 44AD सब सेक्शन में दी गई है, सेक्शन में दी गई है, तो हमें जो ऑडिट करना है वो 44AD सेक्शन के अंदर सिलेक्ट करना होगा। केवल कमीशन बिजनेस ऐसा है जिसमें 1 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर होने पे 44AD एक बार सिलेक्ट होगा, या 2 करोड़ रुपए से ऊपर के टर्नओवर वाले एसेट की 44AD एक लाख में आएंगे। अभी अपने आप में स्पष्ट है, प्रोफेशनल जो 44AD जिनकी नॉन 50 लाख से ऊपर है, 44AE ये भी बहुत इंपोर्टेंट हो चुका है, पर्टिकुलरली जब 44AE के रिफरेंस हम बात करते हैं और ग्रॉस व्हीकल वेट की बात करते हैं है, क्योंकि ग्रॉस व्हीकल वेट का 1000 तो पर टन का जो रेट आया है वो बहुत सारे केसेस में बड़ी हार्डशिप क्रिएट कर रहा है, और उस केस के अंतर्गत ऑडिट की रिक्वायरमेंट जनरेट हो रही है, वो सारे ऑडिट 44AE सेक्शन में जाएंगे। 44AD के जिनका 50 लाख से कम का रिसीट है और जो 50% ऑफर नहीं करना चाहते उनके लिए, और 44AD क्लास बेस्ट ऑफ पर्सन के लिए। इसमें एक और चीज ध्यान रखना है कि यदि किसी एसएससी का इस साल में 44AD के अंतर्गत ऑडिट हुआ है, तो उसमें अगले 5 साल के लिए बाय डिफॉल्ट ही कैन नॉट टेक द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 44AD। उसे उस केस में कंपलसरी ऑडिट की रिक्वायरमेंट रहेगी, चाहे उसका टर्नओवर कम हो। जैसे मान लीजिए कि इस बार 80 लाख के टर्नओवर पर हमने कोई ऑडिट किया है, अगले साल का उस एसएससी का टर्नओवर 40 लाख है, तो आप 44AD सेक्शन का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, और नहीं लेने के कारण आपको उसमें ऑडिट की रिस्पांसिबिलिटी क्रिएट होगी। यदि नहीं करते तो क्या होता है, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि सब पिछली बार 1 करोड़ का टर्नओवर था, इस बार क्या 25 लाख का ही टर्नओवर है, 30 लाख का टर्नओवर है, या फिर 40 लाख का टर्नओवर है जिसमें टैक्स लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है, तो उस केस में मेरे व्यू के हिसाब से उसमें ऑडिट नहीं करने की पेनल्टी इंपोज हो सकती है, क्योंकि ऑडिट वाज कंपलसरी अंडर सेक्शन 44AB विद रिस्पेक्ट टू क्लॉज मेंशन्ड 44AD सब सेक्शन 4। तो ये परिणाम है। बाकी इनकम टैक्स रिटर्न जिन्होंने फाइल कर दिया है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि पिछले साल कौन सा क्लास सिलेक्ट किया गया था। मेथड ऑफ अकाउंटिंग के संबंध में बहुत ज्यादा हमें अंदर जाने की जरूरत नहीं है, काफी नोन है। कैश और एक्रूअल सिस्टम भी हमारे लिए एप्लीकेबल रहेगी 145 के अंतर्गत। बहुत सारे आईसीडीएस 145A में नोटिफाइड किए गए हैं, उसमें से 8 जो आईसीडीएस है वो अभी एप्लीकेबल है, रिपोर्टिंग के लिए 2 आईसीडीएस को छोड़ रखा है। इस संबंध में केवल यही कहना चाहूंगा कि जो हमारा क्लॉज है 15 नंबर का, वहां पर आईसीडीएस के डिस्क्लोजर से संबंधित फाइल दिए हुए हैं। तो उसके बाद ऐसा होता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट वहां पर लिखते हैं कि एज पर नोट्स ऑफ अकाउंट, ताकि नोट्स ऑफ अकाउंट के शायद तो लिखना भूल जाते हैं, या यदि लिखे हुए होते हैं तो उसको अपलोड नहीं कर पाते हैं। तो जहां तक संभव हो डिस्क्लोजर यदि फॉर्म में किया जाए तो बहुत बेटर है। यदि फॉर्म में डिस्क्लोजर किया जाए तो विशेष ध्यान करें, बिकॉज इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल दी असेट्स। डेरिवेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आप सभी जानते हैं, लोअर एक्चुअल कॉस्ट और नेट रिलायबल वैल्यू इज ओनली एक्सेप्टेड। अब हम जाते हैं क्लास नंबर 17 की ओर। क्लास नंबर 17 जो कहता है कि वी आर एनी लैंड और बिल्डिंग ऑफ बोथ इज ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो उसमें जो कंसीडरेशन आपको मिला है उसकी डिटेल की जानकारी कितना है। इसमें 2 केसेस कवर किए गए हैं, किसी वाले की यदि कोई बिजनेस की एडिट करवा रहा है, लेकिन उसने कोई ऐसी संपत्ति बेची है जो उसकी कैपिटल असेट के रूप में उसकी जानकारी भी देना है, और यदि कोई बिल्डर का केस है, डेवलपर का केस है, वो जानकारी भी यहाँ पे देना है। जिन लोगों ने पिछले सालों को ऑडिट किए हैं डेवलपर्स के, उनको जानते हैं कि इस इंफॉर्मेशन को कंपाइल करना अपने आप में चैलेंजिंग रहता है। बड़ी-बड़ी रजिस्ट्रियां, बड़ी-बड़ी फाइलें, 5-10 करोड़ के टर्नओवर में एक-एक को चेक करना बड़ा मुश्किल काम रहता है। लेकिन फिर भी इंफॉर्मेशन है, जैसा कि सर ने कहा कि इतनी सारी जानकारी मांगी गई है कि कभी-कभी हमें लगता है कि आप कुछ भूल तो नहीं गए, वापस से रिवाइज करना पड़ता है। और ऑडिट जैसी प्रोसेस कम से कम 2 से 5 दिन की हो गई यदि आप पर्टिकुलरली ध्यान देते हो। सिंगल डे का ऑडिट को निपटाना संभव नहीं है जिस तरह से रिक्वायरमेंट मांगती है। एक इसमें न्यू प्रोविजन आया था फाइनेंस एक्ट 2018 के द्वारा, यदि आपकी जो एक्चुअल कंसीडरेशन वैल्यू है वो स्टाफ वैल्यू का यदि 5% का फर्क है, तो फिर इसमें आपको एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। ये सभी ये जो प्रोविजन है सभी के नॉलेज में है, लेकिन फॉर दिस पर्पस ऑफ क्लास नंबर 17 हमें ये नहीं देखना है कि ये एक्सेप्टेड है या नहीं एक्सेप्टेड है, केवल टेक्निकल इंफॉर्मेशन मांगी गई है, डिटेल्स ऑफ द प्रॉपर्टी
कंसिडरेशन रिसीव्ड वैल्यू अलॉटेड और कंप्लीट एड्रेस ऑफ द क्लाइंट वहां पे लिखना होगा, क्योंकि बाकी बाद में कंसल्टेंट काम करके वो कंसिडर करना है नहीं करना है, बट क्लास की रिक्वायरमेंट है कि आपको रिपोर्टिंग काम करना है। अलावा डेप्रिसिएशन बहुत पुराना क्लॉज है, केवल पिछले साल एक परिवर्तन था कि मैक्सिमम जो डेप्रिसिएशन डिलीवरी थी वो 40% की ओर कर दी गई थी, जो कि इस साल भी एप्लीकेबल है। इसमें केवल एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि जहां पर गलती होती है, एक्चुअल कॉस्ट का जब डिटरमिनेशन करते हैं तो ऐसे आइटम की परचेज 10,000 रुपए से ऊपर नगद में की गई है, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट, और इसलिए उन पे डेप्रिसिएशन की एलिजिबिलिटी नहीं आएगी। यदि कोई ऐसा आइटम है जो 10,000 रुपए से अधिक कैश में परचेज किया गया है तो एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं रहेगा और उसमें डेप्रिसिएशन की एलिजिबिलिटी नहीं आएगी। उसका आपको ध्यान रखना है। हो सकता है कि कुछ सब अकाउंट में और आपकी जो डेप्रिसिएशन का अंतर आता है तो इसको प्रॉपर्ली चेक कर यहाँ पर भूल के चांसेस हो सकते हैं। जैसे प्रोफेशनल जिनके केस में केस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी एप्लीकेबल है, वे भी डेप्रिसिएशन का बेनिफिट लेते ही है और उन्हें मिलता रहता है। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट जो है कि पेमेंट एम्प्लॉय, जैसा कि सर ने बताया था कि बहुत सारे केसेस में जहां पर रिपोर्टिंग हुई थी वहां पे वो ऑटोमेटिकली 143(1) की जब इंटीमेशन आती है तो उसकी डेट हो जाती है, लेकिन हमारे पास में कोई ऐसा अस्त्र नहीं है कि हम उसकी रिपोर्टिंग को रोक सके, क्योंकि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मांगी गई है जहां पे अलाउंस और डिसअलाउंस समझ में बात नहीं की गई है कि ड्यू डेट ऑफ पेमेंट क्या है और एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट क्या है, क्या जितना मांगा गया है तो हमें इंफॉर्मेशन सबमिट करना होगा। हो सकता है कि इस कारण से एसएससी की डिमांड क्रिएट होती है और अगले साल वो आगे आके कहता है कि सारी गलती कहाँ है, कोई गलती नहीं है, मेरे सोच के जजमेंट है, लेकिन फिर भी फॉर द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग अंडर दिस सेक्शन वी हैव टू रिपोर्ट ऑल द फैक्चुअल थिंग्स। हाँ, ओनली एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करना है, चालान का जो अमाउंट रहता है जनरली वो दोनों को कंटेन करता है, उसमें एक ही चालान दोनों जाते हैं तो वो पर आर्टिकल से ऑडिट की रिपोर्ट को भरते हैं तो वो सारा का सारा अमाउंट लिख देते हैं, वो ट्रेस नहीं हो पाता है और जितना रिडक्शन है वो डबल या ट्रिपल हो जाता है, तो उस चीज से कम से कम बचा जा सकता है, तो वो जरूर ध्यान रखें आप। अगला क्लास है रिपोर्टिंग अंडर सेक्शन 43B, काफी पुराना क्लास है, इसमें प्री एग्जिस्टेड कोई है जो पिछले साल में एग्जिस्टेड था, कितना हो चुका है, पेड हुआ है तो डिडक्शन हम ले सकते हैं, और इस साल में कोई ऐसी लायबिलिटी है जो इंकर कर दी है लेकिन पेमेंट नहीं हुआ है तो उसको नॉट पेड और ऑन ऑफ रिपोर्ट या फोर्थ डेट में आपको रिपोर्ट करना है, चाहे ऐसी लायबिलिटी हो जो आपके पीएनएल अकाउंट के थ्रू रोटेट हुई हो या नहीं हुई हो, बट देन आल्सो इट इज रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड हियर। इट इज वेरी क्लियर और हम सालों से इस प्रैक्टिस को अपना रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये शायद पॉइंट हमारे नॉलेज में जनरली नहीं आता है, डिटेल्स ऑफ सेगमेंट रेट के बारे में लिखा गया है। बहुत समय से एक लॉ था, इसके बाद में जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए, अमेंडमेंट होने के बाद में भी इस लॉ को छुआ नहीं गया। जब फॉर्म को देखते हैं तो वहां पर सेगमेंट रेट ही लिखा हुआ है, लेकिन एक खासियत रूप से जब हम यूटिलिटी को देखते हैं, जब डिपार्टमेंट में 3CD की जो यूटिलिटी ऑफलाइन यूटिलिटी जारी की गई है और जो इसमें स्कीमा है, वहां पे नीचे मैंने उसे लिखा है कि सेंट्रल रेगुलेटेड टैक्स ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी का वहां पे लिखा गया है। तो अभी तक हम लिटरल इंटरप्रिटेशन में ये मानते हैं कि हम सेंट्रल रेगुलेटेड टैक्स लिखा हुआ है, इसमें जीएसटी की आईटीसी की कोई बात नहीं है, तो हम रिपोर्टिंग वगैरह से कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी रिपोर्टिंग है, उसमें सारी बुक्स का जीएसटी की लायबिलिटी का मिलान हो जाता है। वो इंफॉर्मेशन अपने आप में क्लाइंट से क्लियर करना और उसको पब्लिश करना करेक्टली बड़ा मुश्किल काम था, और उसमें रिस्क भी थी कि आप कुछ लिखते थे बाद में जीएसटी की लायबिलिटी कम ज्यादा रहती थी, तो वो एक परेशानी का काम करती थी, ऑडिटर की रिपोर्ट उसको गलत होती थी। तो अब उस सारी लायबिलिटी को हम ऑन कर रहे हैं कि जितना भी इनपुट टैक्स रेट का आपको अवेलमेंट किया गया है और उसका रिफ्लेक्शन किया गया है और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो लिखने की रिक्वायरमेंट आती है। यहाँ पर एक चीज में जरूर क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि इनकम टैक्स रूल्स में अभी तक वो फॉर्म नोटिफाइड नहीं है जिस लेवल को होना चाहिए, तो क्या डिपार्टमेंट के साइड पे पोर्टल पर जो फॉर्म अपलोड किया गया है उनकी वैलिडिटी है या नहीं है, ये एक लीगल इशू है। बाकी यदि आप लिख सके रिपोर्टिंग पर्पस से तो गवर्नमेंट का इंटेंशन भी वही है कि उनकी इंफॉर्मेशन को लिखना नहीं है, हो सकता है कि फॉर्म में इस बार उसको मेंशन नहीं किया है, सबमिट नहीं किया गया है, नेक्स्ट ईयर में ये क्लॉज अमेंड हो सकता है, तो लिखने से हम आगे बच नहीं पाएंगे। यदि आपके पास में इंफॉर्मेशन है तो सजेस्ट है कि इस इंफॉर्मेशन को आप कंबाइन करें। क्लास नंबर 28 29 कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि 28 को लगभग अप्लीकेबल भी नहीं है। 29A और B तो पिछले साल
साल से 89 एक लॉस यहाँ पे तक हुआ है, जो कि सेक्शन 56(2)(9) के अंतर्गत आया है कि किसी कैपिटल असेट्स के ट्रांसफर के संबंध में आपको कोई एडवांस मिला है या और भी किस तरीके से आपको मनी प्राप्त हुई और जो कॉन्ट्रैक्ट मटेरियलाइज नहीं हो पाया है, कैपिटल असेट्स ट्रांसफर नहीं हुई और जो एडवांस राशि आपको प्राप्त हुई है वो आपके द्वारा फॉरवर्ड कर ली गई है, देन इट विल बिकम इनकम ऑफ अदर सोर्सेज। तो वो क्लॉज यहाँ पे डाला गया है। यहाँ पर फॉरफीचर करना जरूरी है। बहुत सारे एग्रीमेंट में ऐसा होता है जिसमें अवधि रहती है, 6 महीने के अंदर पेमेंट नहीं किया गया तो राशि जब्त की जाएगी, लेकिन जब तक वो एक कंप्लीट नहीं होगा उसे आप फॉरफीचर नहीं कर सकते। फॉरफीचर इज एन एक्ट, इट इज नॉट ऑटोमेटेड। जब फॉरफीचर होगा तभी उसका बुक्स में आप क्रिएट करेंगे और तभी उसको यहाँ पर रिपोर्ट करना है। एक बहुत बड़ा क्लॉज है 56(2)(10) जिसमें सारी तरह की जितनी भी प्रॉपर्टीज है, जो भी सम ऑफ मनी है, उसकी गिफ्ट को या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लेने को इनकम के रूप में मान लिया गया है। यदि आपके द्वारा आपको किसी ऐसे व्यक्ति से गिफ्ट मिली है जो रिलेटिव नहीं है, क्योंकि रिलेटिव तो स्पेसिफिकली एक्सेप्टेड है, लेकिन जो रिलेटिव नहीं है उन गिफ्ट को आपको यहाँ शो करना है। क्लाइंट के पर्सनल अकाउंट में है, यदि पर्सनल अकाउंट बुक के अंतर्गत है तो आपकी लायबिलिटी निश्चित रूप से आती है। पर्सनल बुक का फैक्ट यदि अलग रख गया है तो उस केस में आपकी लायबिलिटी तभी बनेगी जब ऑडिटर को रिपोर्ट किया जाएगा ट्रांजैक्शन असेट्स के द्वारा। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है, काफी बड़ा क्लॉज है, तो बहुत सारे इसमें एडिशन हो सकते हैं। इवन कोई प्रॉपर्टी आपने परचेज की है और वो प्रॉपर्टी यदि मार्केट वैल्यू से कम रेट पे है और 50,000 से कम का डिफरेंस है तो उसे भी आपको रिपोर्ट करने की आवश्यकता यहाँ पे है। एक अभी कुछ क्वेश्चन अपने ग्रुप में चल रहे हैं कि ऐसी असेट्स जो कैपिटल असेट्स नहीं है यदि वो कम रेट पे ट्रांसफर होती है, जैसे उससे आज आया पता लगा कि ऐसे असेट्स से संबंधित 56(2)(7) एप्लीकेबल है। उस सेक्शन में जब हम स्टडी करते हैं और वहाँ पे प्रॉपर्टी की डेफिनेशन लेते हैं तो वो एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या लिखा हुआ है, बिग कैपिटल असेट्स लिखा गया है 56(2)(7) में, और वही डेफिनेशन अडॉप्ट की गई है 56(2)(10) से। तो जहाँ तक मेरा मत है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो कैपिटल असेट्स ही नहीं है उनका यदि कम होता है तो उससे यहाँ पर सेक्शन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे डेफिनेशन में कैपिटल असेट्स को किया गया है। एक बहुत बड़ा क्लास है 31 जो है एक बृहद क्लास है जो कम से कम 25% पोर्शन को कवर कर देता है, आपके पूरे ऑडिट रिपोर्ट के पोर्शन को कवर कर देता है। और ऐसे ऐसे जो बहुत सारे लोन लेके काम करते हैं उसमें सबसे ज्यादा बृहद रिपोर्टिंग इसी क्षेत्र में होती है। इस क्लास को जितना कठिन बनाना चाहा गया था उतना कठिन बना दिया गया है। जब हम प्लेन रीडिंग करते हैं तो पहली या दूसरी बार में हम शायद समझ भी नहीं पाते कि क्या बोल रहा है, क्योंकि सारी रिपोर्टिंग लगभग सिमिलर है। प्रोविजन को ज्यादा ध्यान रखने की, ज्यादा बताने की आवश्यकता इसलिए नहीं कि आप काफी समय से प्रोविजन जानते हैं। सबसे पहले 269 से संबंधित दो क्लॉज है। पहला क्लॉज है जिसका हम रिपोर्टिंग करते हैं और दूसरा क्लॉज स्पेसिफाइड सम्स के लिए। स्पेसिफाइड सम्स उन केसेस में है जहाँ पे प्रॉपर्टी के सेल्स के संबंध में कोई अमाउंट प्राप्त किया गया है। तो केवल दो ही अंतर है, पहला जनरल के लिए है, दूसरा केवल प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेबल है। जो इंफॉर्मेशन मांगी गई है वो काफी जनरलाइज्ड है और इसे हम कंपाइल करते रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें है 268 एसटी वाला क्लॉज है। एसटी वाला क्लॉज एप्लीकेबिलिटी में इसके 31(a) बी और तीन भागों में तोड़ा गया है। पहले भाग में सिंपल रिपोर्टिंग है कि आपके द्वारा कोई अमाउंट प्राप्त किया गया है पिछले साल में जो कि एसटी को कंट्रावेंट करता है और आपको इसका लिखना है। अदरवाइज देन बाय चेक और बैंक आप यदि है तो आपको यहाँ लिखना है। और अगले भाग में किसी कॉन्सिडरेशन करते हैं कि अदरवाइज देन बाय कैश में 2 लाख से ऊपर है, किसी सिंगल ट्रांजैक्शन के संबंध में 2 लाख मिले हैं, एक दिन में मिले हैं या किसी पर्टिकुलर इवेंट में टोटल एग्रीगेट में मिले हैं तो बहुत सारी रिपोर्टिंग आएगी। मुझे लगता है कि इसका जो दूसरा क्लास है वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास है, तीसरा क्लास। इसमें जो लिखा गया है इसमें आपको अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देखना है, इसमें सामने वाले ने कुछ कंट्रीब्यूशन किया है इसे भी रिपोर्ट करना है। वो कैसे? पर्टिकुलर ऑफ ईच पेमेंट मेड इन अमाउंट एक्सीडिंग द लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 2ST अदरवाइज देन बाय चेक ड्यूरिंग द पीरियड। आपने कोई ऐसा पेमेंट किया है तो 16ST ऐसे रिसीप्ट को डिनोट करती है। आपने कोई ऐसा पेमेंट किया किसी पर्सन को कि 2 लाख से ऊपर है उसने एसटी के ऊपर, तो सामने वाले के ऊपर तो एसटी का प्रोविजन लागू हो सकता है। हम शायद ये देखते नहीं थे अभी तक कमेंट रिपोर्ट में, क्योंकि हमारा ध्यान ये था कि हमारे द्वारा कोई कंट्रीब्यूशन है उसी को हम देखते थे। लेकिन अब क्लास की रिक्वायरमेंट है कि आपको ये इंफॉर्मेशन भी देना है। अब आपके द्वारा रिपोर्ट में कोई जानकारी नहीं भरी गई है, किसी और के रिपोर्ट में कोई
कोई जानकारी भरी गई है तो वहां से भी आप ट्रेस हो सकते हैं कि आपके द्वारा कंट्रावेंशन किया गया है। तो बी वेरी अवेयर। आप भी देख सकते हैं इस क्लास को फॉर द रिपोर्टिंग पर्पस इज वेरी नेसेसरी फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट टू गिव द प्रॉपर इंफॉर्मेशन। और यदि आप किसी असेसी को कोई डाउट का देके छोड़ना चाहें तो आपकी रिपोर्ट भविष्य में गलत भी हो सकती है, ये विशेष ध्यान रखना है। क्लास 31 का डी 3 क्लास की के पर्पस है। 3 क्लास में 2 क्लास ऐसे रहते हैं कि एक में कहता है हम चेक से मिला है कि नहीं और दूसरे में कहता है कि अकाउंट भी चेक से है कि नहीं। दोनों क्लास को मर्ज किया है तो कि अकाउंट भी चेक से है कि नहीं, क्योंकि बात एक ही होती है। इसमें भी वही रिपोर्टिंग वाली बात है कि 269 का कंट्रावेंशन आपके द्वारा नहीं किया गया है, थर्ड पार्टी के द्वारा किया गया है जिसने आपको लोन दिया था, उसको भी आपको रिपोर्ट करना है। जनरली अभी तक हम इस तरह की रिपोर्ट इसके साथ ये क्लॉज एप्लीकेबल है, हालांकि हम सब जिसको पढ़ रहे हैं जानते भी हैं, लेकिन कुछ लोगों के नॉलेज में यदि नहीं है तो ध्यान रख सकते हैं इस बात का, क्लॉज को आपको प्रॉपर्ली कंप्लाई करना है। एक और बड़ा क्लॉज है जिसको बनने में काफी टाइम भी लगता है, काफी एनर्जी भी लगती है, पर्टिकुलरली उस वक्त जब हम टीडीएस का रिटर्न और किसी के द्वारा, किसी और कंसल्टेंट के द्वारा, किसी और के द्वारा भरा गया है। बड़ा बृहद क्लॉज है, क्लॉज 34 है, जर्नलाइज की नेचर है, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन टेक्सुअल बेसिस पे है। 34 भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट करता है। Whether the assessee has furnished the statement of tax deducted or collected, if he has this furnished the return, the reporting details of transaction no disclose the specified system. इसमें तो पहला प्रॉब्लम ये है कि आपको भरना चाहिए था और आपने नहीं भरा है, तो उसको भी आपको लगता है कि कौन से ट्रांजेक्शन छूट गए। यदि भर भी दिया है समय पे तो उसकी डिटेल्स भी आपको मेंशन करना है। 2 साल पहले ये फॉर्म किस तरह से होता था कि यदि आपने रिटर्न समय पर भर दिया गया तो इस तरह की इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं थी। 2 साल चेंज हो चुका है ये, मतलब आपको इंफॉर्मेशन देना है। सपोज यदि कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि थर्ड क्वार्टर में आपने टीडीएस का रिडक्शन किया, थर्ड क्वार्टर का रिटर्न भरना भूल गए, इस कारण से चढ़ गया और आप चौथे क्वार्टर में उस डिटेल को देख के अपना टीडीएस से लगा देते हैं। एज एन ऑडिटर अब आपकी क्या रिस्पांसिबिलिटी आती है, इसको चेक करते हैं। इस फॉर्म का कहना है कि हमें 26 क्वार्टर वाइज डिटेल देना है, डेट ऑफ फर्निशिंग और ड्यू डेट पे जानकारी देना है। Whether the statement of tax deducted contains the information about all transactions which are required to be reported. जब हम उस क्वार्टर की जानकारी देते हैं तो उसको लो आएगा निश्चित रूप से, क्योंकि टीडीएस कट चुका है, टीडीएस काट के हमने पेमेंट किया सेकंड क्वार्टर में, तो यहाँ पर यदि हम लिखते हैं तो आगे उसकी पूरी डिटेल्स देना है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण क्लॉज है जिसको हम ध्यान रख सकते हैं। जैसे कोई ट्रांजेक्शन है उसमें, जैसे ट्रांसपोर्ट और संबंधित जो ट्रांजेक्शन रहते हैं उसके बाद टीडीएस रिटर्न में अधिकांश तक असेसिंग के ट्रांसपोर्ट की डिटेल को इंकॉर्पोरेट नहीं किया जाता है, जबकि वो रिक्वायर्ड है कि ट्रांसपोर्टर की डिटेल को भी चेक करके उसको किया जाए। तो जैसे कोई ट्रांजेक्शन है और डिटेल भरा गया है तो हम देख सकते हैं कि उसकी रिपोर्टिंग भी आपको यहाँ पर देना पड़ेगी और सारी लिस्ट क्लाइंट से लेके उसको बुक्स ऑफ अकाउंट से बेच करके यहाँ पे आपको उसको देना पड़ेगा। तो काफी बड़ा काम है टीडीएस का रिकंसिलिएशन, एक स्टेटमेंट राइट किया जाए, तो इसमें भी काफी आपको मेहनत इन्वॉल्व होती है। 34C एक जनरल फाइल है जिसमें अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल और अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड, ऐसा नहीं कि जो क्लाइंट द्वारा दिया गया है वो प्रॉपर है, आपको खुद कैलकुलेट करना है कि इंटरेस्ट कितना बनता है और इंटरेस्ट के साथ में टीडीएस जो सीपीसी की जो वेबसाइट है वहां पे इंटरेस्ट है, वहां पे जस्टिफिकेशन रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि लायबिलिटी उसकी बाकी है या नहीं बाकी है, तो वहां से जानकारी देख सकते हैं। देखो जो महत्वपूर्ण क्लास है क्लास 42 डिटेल्स ऑफ फॉर्म 61, 61A, 61B। इसके संबंध में पहले यह था कि नील वाले को भरना है नहीं भरना है, जिसका नोटिफिकेशन लिस्ट आया था बाद में अधिकांश यही डिस्कस निकला होता कि जब नील रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन कुछ भी नहीं हो तो ये नहीं भरना है। 61 को व्यक्ति द्वारा भरा जाता है, जिनको फॉर्म 60 लेना है और 60 को कंपेयर करके 61 फॉर्म भरना है। 61A कुछ इंपोर्टेंट फॉर्म है जिसमें कुल 11 या 12 क्लास ऑफ असेसमेंट के लिए जरूरी है, उसमें 2 क्लास बाद में जो है कैश डिपॉजिट ड्यूरिंग द डिमोनेटाइजेशन पीरियड के जुड़े गए हैं। जो 11वां पॉइंट है वो जनरली सभी के लिए एप्लीकेबल होता है, बाकी के सारे पॉइंट जो है वो बैंक के लिए एप्लीकेबल है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए एप्लीकेबल है। तो इसमें यदि आपका कोई रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन है तो इसकी रिपोर्ट की आपको जानकारी देना है और यदि प्रॉपर्ली आपने भर दिया है तो ठीक है, नहीं भरा है तो उसकी जानकारी आपको देना है। पीडीएफ के संबंधित जानकारी होने के बाद में 42 बाकी सारे क्लॉजेस जनरल है। ये फैसला था कि आज की जो वर्कशॉप है हमारी एक्सपर्ट की वर्कशॉप है, तो ये क्वेश्चन आंसर बेस्ड रहेगा, कोई प्रॉब्लम है वहां पर
फोकस करें, क्योंकि टेक ऑडिट का ऐसे है कि जिसमें अधिकांश लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं वो बहुत अच्छे ऑडिटर है और बहुत अच्छे तरीके से ऑडिट करते हैं, तो जनरल क्लॉजेस की चर्चा नहीं करते हुए उन क्लॉजेस में जहाँ पर मिस्टेक हो सकती है या जहाँ पर कुछ काम कुछ ध्यान रखने की लाइब्रेरी बन रही है या कुछ क्लास जो नए 1-2 साल में इंसर्ट हुए हैं, इस बार तो कोई विशेष परिवर्तन नहीं है, पिछले साल में परिवर्तन जब आए थे तो क्लास को इस बार उसको पेंडिंग रखा गया है। पहला वाला क्लास तो ग्राहक संबंधित था और चौथा क्लास जीएसटी की इंफॉर्मेशन संबंधित जो 30 में आया था और जो 44 वाला क्लास था उसको पेंडिंग रखा गया है। तो ये सारे महत्वपूर्ण प्रावधान जो मेरे हिसाब से मुझे लगा इनकी जानकारी प्रोवाइड करना चाहिए, वो उनकी जानकारी यहाँ पे दी जा चुकी है। इस सेमिनार में आने के पहले मैं कुछ चीज सोच रहा था कि मुझे मनीष सर से पहले कहने का मौका मिलेगा या मनीष सर से कहने के स्पीच के बाद मौका मिलेगा, तो वही परिस्थिति मेरे लिए कठिन थी और वही कठिन परिस्थिति का मैंने सामना किया। पहले जब आप बोलते हो तो हमेशा ऐसा लगता है कि विराट कोहली यदि बैटिंग में आने वाला है तो किसी और बल्लेबाज को देखने की इच्छा नहीं होती है, और यदि दूसरे में बाद में सर आते हैं, यदि बाद में सर के कुछ बोलने का अवसर मिलता तो शिखर के बाद में कोई छाछ पीना पसंद नहीं करता है, लेकिन आप मेरे साथ और मेरे पास सर वापस लेंगे। आपकी क्वेश्चन आंसर्स के लिए आगे का सेशन ओपन है। मेरा जो प्रेजेंटेशन था सीसीडी के लिए जितना मुझे काम अलॉट किया गया था उसके सारे क्लास मैं डिस्कस कर चुका हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट हियरिंग। थैंक यू। Thank you very much, Deepak, for the quick review of all the important clauses. और जितनी सारी बातें तुमने मेरे लिए कही, पता नहीं मैं उसके लायक हूँ या नहीं, पर क्योंकि तुमने कहा है तो छोटी सी एक बात याद दिला सदन के सामने। टैक्स ऑडिट के ऐसे ही एक सेमिनार पे 2 वर्ष पहले मेरे साथ में एक सज्जन को स्पीकर थे और वो आज ब्रांच के चेयरमैन है। तो तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। सर आइडिया 6 पे हम चर्चा प्रारंभ करेंगे, उसके पहले पूरे टैक्स ऑडिट में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्लॉज है और पूरी ईमानदारी से हम उसे स्वीकार करें कि शायद पिछले 2-3 सालों पहले से वो आया हुआ है, उतना ध्यान हम सब नहीं दे रहे हैं जितना दिया जाना चाहिए, और वो है आईसीडीएस से रिलेटेड क्लॉज नंबर 13 सब क्लॉज डी और एफ। 2 चीजें आईसीडीएस से रिलेटेड टैक्स ऑडिट में पूछी जा रही है। पहला वो लोग पूछ रहे हैं कि साहब आईसीडीएस के कारण आपके प्रॉफिट के कैलकुलेशन में कोई फर्क पड़ता है तो उसको रिपोर्ट करना है। वो तो जस्टिफाइबली हमें समझ में आता है कि हम रिपोर्ट नहीं करना चाहेंगे। ऐसी कोई चीज जो सीधे एसएससी के एडिशन को इंपैक्ट करती हो तो प्रोबेबली हम उसे तो कहीं ना कहीं, और अगर ऐसा कोई सिचुएशन होगी तो हम उसे ऑलरेडी शायद उसके कंपटीशन में ऐड कर चुके होंगे, तो वो वाला क्लॉज तो फिर भी एक बार जस्टिफाइबल है कि उसको तो हम नॉर्मली छोड़ते हैं। पर मेरा बहुत से सदन से बहुत सिंसियर सजेशन ये है कि जो अगला वाला क्लॉज है जो कहता है कि सब डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एज पर आईसीडीएस वो मेंशन की जाए। ओके, और मैं कहने सब जगह ऐसा हो रहा है, हम उसे ईमानदारी के साथ में स्वीकार करना चाहें, बहुत ज्यादा शायद हमने ध्यान नहीं दिया। अक्सर जैसा दीपक ने कहा कि सब एज पर नोट्स टू दी अकाउंट्स, एज पर नोट्स टू दी अकाउंट्स होगी और बात खत्म हो गई है। डिपार्टमेंट आईसीडीएस को लेकर जाग चुका है क्योंकि उनका मामला जो है वो हमसे 2-3 साल बाद में चलता है। उनके लिए तो जब चीज वो टाइम वारिंग असेसमेंट पे आती है तब उससे वो देखना चालू करते हैं। तो आईसीडीएस एप्लीकेबल होने के बाद में पहला असेसमेंट ईयर जो है वो अभी टाइम वारिंग पे चल रहा है, तो इस असेसमेंट से उनकी तैयारी जो है वो आईसीडीएस को लेकर चालू हो गई है। तो मैं ख्याल है हमारे लिए भी ये सही समय होगा कि थोड़ा सा आईसीडीएस के प्रति हमारी जागरूकता बढ़ना चाहिए। जो डिस्क्लोजर वाले क्लॉजेस हैं, कुल मिला के से 10 आईसीडीएस हैं जिनमें से 8 के डिस्क्लोजर्स हमारे लिए एप्लीकेबल हैं, और उनमें भी अधिकांश आईसीडीएस में बहुत स्पेसिफिक डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं होती। जो मेरा सजेशन है खाली शुरू के फर्स्ट और सेकंड आईसीडीएस वाले जो डिस्क्लोजर हैं कम से कम उनको थोड़ा सा डिटेल इलैबोरेटेड मैनर में किया जाए। पहला जो है आईसीडीएस दैट इज रिलेटेड विद अकाउंटिंग पॉलिसी। हम अगर ये मेंशन करना चाहते हैं कि सर एज पर द नोट्स टू द अकाउंट्स, तो कम से कम वो नोट नंबर वहां पे रेफर करें कि सर नोट नंबर फलाना फलाना ऑफ द अकाउंट्स, या ज्यादा अच्छा होगा वहां पे नोट्स टू द अकाउंट्स है से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने कट कॉपी पेस्ट की टेक्नोलॉजी देके रखी है हमें, ज्यादा
अच्छा होगा rather than referring के साथ वो it is as per the notes to the accounts उठा के यहाँ पे पेस्ट करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, but that will create the same impression of a say more appropriate kind of reporting rather than say simply referring that as per notes to the accounts। इतने साल हो गया पर इस साल से थोड़ा सा उसे सीरियसली हमें लेना होगा। दूसरा जो ICDS है that is related with the valuation of inventory। ICDS की जो रिक्वायरमेंट है हम लोग नॉर्मली ये मेंशन कर देते हैं या तो वापस एज पर द नोट्स टू द अकाउंट्स या हम नॉर्मली ये मेंशन कर देते हैं सर वो कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर, है ना, वो एक सेंटेंस स्टैंडर्ड हो गया है। ICDS 2 की जो डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है वो दो लेवल की है। पहला मेथड ऑफ वैल्यूएशन और दूसरा वो बोलते हैं कॉस्ट फॉर्मूले यूज फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन, वो भी डिस्क्लोज किया जाता है। और कॉस्ट फॉर्मूले की जब बात आती है तो ICDS 2 में उन्होंने 2 या 3 फॉर्मूले दिए हैं, फीफो मेथड बेसिस पे, वेटेड एवरेज कॉस्ट बेसिस पे और स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड कुछ जगह पे यूज हो सकती है। वो सारा अपने आप में एक अलग ICDS के अलग सेमिनार का विषय होगा, पर यहाँ पे टैक्स ऑडिट के सेमिनार में मेरा सिंपली सजेशन ये होगा कि सर जब हम मेंशन कर रहे हैं कि कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर तो उसके साथ ये भी मेंशन किया जाए कि सर ये कॉस्ट जो है वो हमने किस बेसिस पे डिटरमाइन करी है। मैक्सिमम केसेस में फीफो मेथड अपने आप टैली जो है वो कैलकुलेट कर लेता है या कई बार वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड भी होती है, तो सिंपली एक लाइन साथ में और ऐड कर दें कि साथ दिस इज कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर एंड द कॉस्ट हैज बीन कैलकुलेटेड ईदर ऑन फीफो बेसिस और वेटेड एवरेज कॉस्ट बेसिस और स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन बेसिस, जो भी तरीका हमने फॉलो किया हो, सो दैट विल मेक अगेन आवर डिस्क्लोजर अ मोर एप्रोप्रिएट काइंड ऑफ डिस्क्लोजर। तीसरा जो ICDS का डिस्क्लोजर स्पेसिफिकली फॉर द कंस्ट्रक्शन असेसीज, बहुत अक्रॉस द बोर्ड एप्लीकेबल नहीं है, पर जो सारे असेसीज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में इंक्लूड हैं उनके लिए चूंकि यूसीएम मेथड एप्लीकेबल है तो आपने परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड का कैलकुलेशन किस बेसिस पे किया है। यूसीएम मेथड का जो बेसिक क्राइटेरिया होता है कि साहब मेरा इतना परसेंटेज कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है, इसका आपने डिटर्मिनेशन कैसे लिया है। ICDS 2 या 3 ऑप्शंस वहां पे देता है, एक तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट और मेरी एक्चुअल कॉस्ट का जो रेशियो है उस बेसिस पे मान लो कि मेरा इतना परसेंटेज कंप्लीशन हो गया है, या स्पेसिफिक सर्विंग के बेसिस पे वो बोलता है कि साहब उसके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और एनी अदर मेथड आल्सो, कोई और साइंटिफिक मेथड आप यूज करें। तो जहां-जहां ये कंस्ट्रक्शन वाले असेसीज हैं वहां पे फिर ये डिस्क्लोजर दिया जाना, उसमें भी अगर हम लिखना है कि साहब एज पर नोट्स टू द अकाउंट्स तो हो सकता है बहुत बार नोट्स टू द अकाउंट्स में ऐसा कोई डिस्क्लोजर गया ही नहीं हुआ। यहाँ पे चूंकि ICDS में स्पेसिफिकली हमसे मांगा जा रहा है, सो साहब जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है वो हमने किस तरीके से यूज किस तरीके से हमने परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकाला है। मैक्सिमम केसेस में कॉस्ट का क्राइटेरिया, क्योंकि शायद रेरा भी यहीं कहीं कुछ सजेस्ट करता है कि आपकी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बेसिस पे कंप्लीशन माना जाए, तो मैक्सिमम केसेस पे वो मेथड यूज होती है, मेंशन कर दें, उसे डिस्क्लोज कर दें। तो थोड़ा सा ICDS के डिस्क्लोजर्स पे हमें ध्यान देना प्रॉपर्ली जरूरी होगा। चौथा जो ICDS का डिस्क्लोजर है दैट इज इन द केस ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन में अगेन कोई बहुत स्पेसिफिक डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट नहीं है, only in the case of those associates who are service providers। ट्रेडर्स अलग हैं तो उनके रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए कोई अलग से डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं है। सर्विस प्रोवाइडर्स अगर हैं तो सर्विस प्रोवाइडर्स का रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मेथड थोड़ा सा बदल चुका है। एक्ट में भी हम देखा गॉट सेक्शन 43CB जो बहुत स्पेसिफिकली बात करता है कि सब सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स के केस में रेवेन्यू रिकॉग्निशन कैसे होना चाहिए। अगेन आज का हमारा सेमिनार जो कि ICDS वगैरह पे नहीं है इसलिए हम बहुत डिटेल में नहीं जाए, तो फिर भी एक ब्रीफ बात हम कर सकते हैं कि सर ये जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स की रेवेन्यू रिकॉग्निशन की 3 अलग-अलग मेथड्स उन्होंने दी हैं। उससे फॉर एग्जांपल कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी का हम लोग ऑडिट कर रहे हैं या कोई और सर्विस प्रोवाइडर है, तो उसके केस में वो बोलते हैं कि साहब अगर 90 दिन से कम का सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है तब तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड बेसिस पे जिस दिन काम कंप्लीट होगा उस दिन रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया जाता है। दूसरा केस वो बताते हैं कि साहब एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए अगर कॉन्ट्रैक्ट है और जिसमें इनडिटर्मिनेबल नंबर ऑफ एक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, कितने काम करना होंगे ये पता नहीं है, पर स्पेसिफिक पीरियड के लिए, से फॉर एग्जांपल AMC कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने AMC कॉन्ट्रैक्ट लिया है, मैं सर्विस प्रोवाइडर को AMC का पैसा मैंने लिया है, मैं AMC में सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, तो उस केस में ICDS भी बोल रहा है और 43CB
सीबी भी बोल रहा है कि साहब जब स्पेसिफाइड पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्ट है तो स्ट्रेट लाइन मेथड बेसिस पे इनकम रिकॉग्नाइज की जाना चाहिए। 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, 3 महीने इस साल लेते तो प्रोपोर्शनल बेसिस पे 3 महीने की इनकम इस साल, 9 महीने की इनकम अगले साल ऑफर होगी। और इसके अलावा कोई और अगर केस है जहां पे कि आपका पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है, कितना काम करना है ये डिटरमाइन नहीं है, तो देन दे अगेन से पीओसीएम मेथड इज टू बी यूज्ड फॉर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स आल्सो। आईसीडीएस की जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है वो स्पेसिफिकली पूछ रही है सब सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पे पहली बात तो आपको सर्विस कॉन्ट्रैक्ट से रेवेन्यू कितना आपने रिकॉग्नाइज किया है वो आपको आईसीडीएस का डिस्क्लोजर स्पेसिफिकली मेंशन करना है। तो अगर ऐसा भी मेरा क्लाइंट है जो ट्रेडिंग भी कर रहा है और सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है तो सर्विस का उसका जितना रेवेन्यू है वो आईसीडीएस के हिसाब से स्पेसिफिक डिस्क्लोजर होना चाहिए। और ऐसे सर्विस कॉन्ट्रैक्ट जिन पे पीओसीएम मेथड लग रही है उनमें अगेन वो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आपने कैसे डिटरमाइन किया है स्पेसिफिक सर्वे के बेसिस पे या प्रोपोर्शनेटेड कॉस्ट के बेसिस पे, वो मेथोडोलॉजी अगेन डिस्क्लोज होना जरूरी है। गड़बड़ ये हो रही सर कि आज की तारीख में सारी चीजें कंप्यूटराइज्ड है और वहां पे कंप्यूटर में सीपीसी ने पता नहीं कौन सा प्रोग्राम कहाँ क्या लगा के रखा हुआ कि सब ये इंफॉर्मेशन नहीं है, खटाक से उठा के वो नोटिस भेज दें, बड़ी परेशानी होती है। तो वो ना जाने किस मोड़ पे नारायण मिल जाए की स्थिति में आजकल कहा जाता है, ना जाने किस बात पे सीपीसी का नोटिस आ जाए। सो आपने कैसा रिटर्न फाइल किया, क्या डिस्क्लोजर किया, उनका नोटिस पता नहीं कहां से आ जाए। तो ये जो छोटे-छोटे से डिस्क्लोजर वाले पॉइंट्स हैं, मैं कह इस साल के टैक्स ऑडिट के लिए शायद सबसे इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया हमारा होना चाहिए। बाकी तो सारे के सारे क्लॉजेस रूटीन है, नया कुछ भी नहीं है। आईसीडीएस भी वैसे नया नहीं है, पर चूंकि ऐसी एक फीलिंग है प्रोफेशन में प्रॉपर्ली अभी तक उसको एप्रिशिएट नहीं किया है। डिपार्टमेंट के लेवल पे उसका जितना एप्रिसिएशन है वो और अलग बात है, उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल और कमजोर है। पर हमारे लिए क्योंकि अब कम से कम समय आ गया है तो उसको थोड़ा सा सीरियसली लिया जाए। एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईसीडीएस इज अ डिफरेंट मैटर, बट एटलीस्ट डिस्क्लोजर ऑफ आईसीडीएस जो है वो प्रॉपर तरीके से हो जाए। अकाउंटिंग पॉलिसीज और इन्वेंट्री वाला दो कम से कम अगर प्रॉपर्ली हम डिस्क्लोज कर देते तो मैं कहते मैक्सिमम केसेस में यही दो हमारे लिए एप्लीकेबल होते हैं। ओके, तो सर ये कुल मिला के सारी की सारी बात हमारी टैक्स ऑडिट से रिलेटेड आईटीआर 6 के बारे में हम बात करना चाहेंगे सर। सो नाउ से पार्ट 2 ऑफ टुडेज डिस्कशन, और जहां पे हम सब लोग फिर ऑडिटर का चोला उतार के टैक्स कंसल्टेंट के चोले में आने वाले हैं। ये डबल रोल प्रोबेबली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही प्ले कर सकता है। आईटीआर 6 जिसका सीजन अब चालू हुआ है, बाकी सारे आईटीआर से निपट के होगी आईटीआर 6 वाली कहानी इस महीने में चालू हुई है। और जैसे ही अभी आईटीआर 6 को भरना चालू किया तो मालूम पड़ा कि साहब बहुत सारी छोटे-छोटे फुलझड़ियां भी नहीं बोलना चाहिए, सब बम छुपे हुए हैं जो वो फूटना चालू हो रहे हैं। बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन, ढेर सारी चीजें, और जैसा हर बार होता है कि सब हाफ हार्टेड मेथड में ड्राफ्टेड प्रोविजन है जिसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा वो सारे डिस्कशन हमको बाद यहाँ पे करना होंगे। सो व्हाट इज हैपनिंग इन माय ओपिनियन, दिस आईटीआर 6 हैज बिकम अ बाहुबली काइंड ऑफ थिंग। जितनी डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पे मांगी जा रही है, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि आज से 5-7 साल पहले इससे कम इंफॉर्मेशन में स्क्रूटनी निपट जाया करती थी। तो जितनी शायद इंफॉर्मेशन हमने स्क्रूटनी में सबमिट नहीं करी, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन अब रिटर्न में हमें डिटेल देना पड़ रही है। क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं सर? कुल मिला के 54 पन्नों मार्क का ये रिटर्न है। और रिटर्न के साथ में सर वो इंस्ट्रक्शंस भी इशू करते हैं, वो क्लेरिफाई करते हैं कि सर इस रिटर्न में आपको क्या करना है। तो 54 पन्ने के रिटर्न के लिए 66 पन्ने की इंस्ट्रक्शन है। मतलब हम चैलेंज दे सकते हैं सर, कोई एक ऐसा बंदा मिले जिसने पूरे 66 पन्ने की इंस्ट्रक्शन पढ़ी हो रिटर्न फाइल करने के पहले, पर है वो ऑफिशियली उसने डिक्लेयर करके रखी है 54 पेज का रिटर्न और उसके लिए 66 पेजेस की इंस्ट्रक्शन, ये आईटीआर 6 का मामला है। ओके, स्पेसिफिकली क्योंकि जो हम यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं स्पेसिफिकली ओनली फॉर दोस एरियाज वेयर द चेंज हैज ऑकर्ड, उनके बारे में हमें बात करना है। बाकी तो आईटीआर 6 की जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो अपनी जगह पे, व्हाट आर द चेंजेस? What is happening again? This whole return of income, they should stop calling it return of income. This is no more the return of income. This is the complete janam kundli opposite nowadays. Income वाला तो हिस्सा बहुत छोटा सा हो जाता है, वो 4 या 5 शेड्यूल में 54 पन्ने में से मेरा ख्याल है 8-10 पेजेस में इनकम वाली कहानी खत्म हो जाती है। उसके अलावा जो दुनिया भर की जानकारियां इकट्ठी की
की जा रही है। प्रोबेबली क्योंकि वो फेसलेस असेसमेंट की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, सारी चीजें कंप्यूटराइज हो रही है, तो यही डेटा इनकम टैक्स का ये रिटर्न से और पीसीडी से जनरेट होगा। सिर्फ पीसीडी के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दीपक ने बताई 269 एसटी को लेकर। 269 एसटी बोलता है कि सर मैंने 2 लाख से ऊपर की अगर कोई रिसीप्ट ली है तो मेरे ऊपर पेनल्टी लगेगी और मुझे टैक्स ऑडिट को रिपोर्ट भी करना है। टैक्स ऑडिट में मुझे ये भी रिपोर्ट करना है कि मैंने 2 लाख से ऊपर का कोई पेमेंट किया है। नाउ जस्ट इमेजिन द सिचुएशन कि मेरे किसी क्लाइंट ने 2 लाख से ऊपर का कोई कैश रिसीव किया है, मैं अगर रिपोर्ट कर रहा हूं तो सीधे 100% की पेनल्टी है। तो मेरी आत्मा मुझे गवारा बिल्कुल नहीं करेगी कि मैं उसे रिपोर्ट करूं। हम हमारी सारी कोशिश करेंगे, सारी तिकड़में लगाएंगे कि कैसे भी वो 2 लाख का मामला जो है वो बायपास जो भी तरीका होगा वो हो जाएगा। गड़बड़ यह है कि सर जिससे मेरे को 2 लाख मिला है उसके सीए साहब थोड़े अलग किस्म के, उन्होंने उस असेसी के टैक्स ऑडिट में 3CD में रिपोर्ट कर दिया है कि साहब इसने ये 2 लाख से ऊपर का कैश पेमेंट किया है। तो उसके बाद में मेरे असेसी का यहाँ पे जो होना है वो होता रहेगा। उसके पहले जिम्मेदारी मेरे ऊपर आएगी कि आपने ये रिपोर्ट क्यों नहीं किया है। तो गड़बड़ ये हो गई कि साहब ये सारी इंफॉर्मेशन अब यहाँ से उठा के वहां से उठा के यहाँ जो सिस्टम चल रहा है, तो पर्टिकुलरली 269 एसपी के केस में अगर ऐसे कोई भी क्लाइंट के प्रति दया भाव हमारे मन में अगर जा रहा है, सो बनाए मेहरबानी सामने वाली पार्टी से भी एक बार बात कर लें कि भाई तुम क्या कर रहे हो इसका, हम तो यहाँ मैनेज कर लेंगे, पर तुमने अगर उसको मैनेज नहीं किया तो यहाँ पे फिर मामला गड़बड़ होने वाला है। सो आइडिया 6 ये जो जनरेट हुआ है, जो नए फॉर्मेट है, इसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं सब इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी और माल कहीं और जाके करेंगे, उसके इम्पैक्ट दूसरे लोगों पे भी बहुत सारे आने वाले हैं। 2 मेजर चेंजेस हैं। पहला है शेयर होल्डर के बारे में तमाम करने की जानकारी। अब आप पूछेंगे साहब मेरी कंपनी की इनकम कैलकुलेट करने के लिए शेयर होल्डर का क्या लेना देना है? बिल्कुल लेना देना है, बट दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ रिटर्न ऑफ इनकम, दिस इज अ रिटर्न ऑफ से एवरीथिंग अबाउट द असेसी। सो पहली जो डिटेल इंफॉर्मेशन दैट इज रिलेटेड विद द शेयर होल्डर SH1 नाम का शेड्यूल, और दूसरी है डिटेल्स ऑफ ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज शेड्यूल AL1। तो इतनी खूबसूरती से ये सब AL1 ड्राफ्ट किया गया है कि ड्राफ्ट देने की इच्छा होती है। किसने बैठ के ड्राफ्ट किया, क्या उनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग की, कितना कॉपी पेस्ट कर करके ड्राफ्ट किया है, बहुत बढ़िया तरीके से मजा आता है जब इसे देखते हैं हम। तो सबसे पहले बात करते हैं शेयर होल्डर्स से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है। ओके, कुछ इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी ये पार्ट ए जनरल शेयर होल्डर इंफॉर्मेशन ये ऑलरेडी पिछले साल भी था, इस बार भी कंटिन्यू है। तो चूंकि शेयर होल्डर से रिलेटेड एक कंप्लीट आइडिया हम जनरेट करना चाह रहे हैं, मैं जस्ट पार्ट में ये भी कवर कर दूं। सबसे पहला, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द कंपनीज, all persons who are beneficial owners of say minimum 10% of voting right, उनके बारे में डिटेल जो है वो यहाँ मेंशन की जा रहा है। ये पिछले साल में था। एक और जो इंफॉर्मेशन पिछले साल से मांगी जा रही है, शायद प्रॉपर्ली एप्रिशिएट नहीं हो पाई हमारे लेवल पे, इन रेस्पेक्ट ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज, particulars of natural persons who were the ultimate beneficial owners of minimum 10% of voting power. So what exactly it means? Natural persons who were the ultimate beneficial owner. My client is XYZ Private Limited, unlisted company. उसकी शेयर होल्डर की जब इंफॉर्मेशन मेरे पास में आई तो मुझे मालूम पड़ता है कि साहब XYZ लिमिटेड में, XYZ प्राइवेट लिमिटेड में ABC प्राइवेट लिमिटेड इज अ शेयर होल्डर। Now ABC Private Limited is not a natural person, it's an artificial juridical person. So now for the purpose of reporting in this clause, I needed to go to ABC Private Limited also, जो मेरी कंपनी में शेयर होल्डर है। मुझे ABC से पूछना पड़ेगा कि भाई आपके शेयर होल्डर कौन है और उनकी शेयर होल्डिंग ABC में कितनी है, ABC की शेयर होल्डिंग मेरी XYZ में कितनी है, और उसके बेसिस पर मुझे निकालना पड़ेगा कि ABC के जो शेयर होल्डर हैं क्या वो अल्टीमेटली मेरी कंपनी में इनडायरेक्ट मैनर में 10% या उससे ज्यादा का वोटिंग राइट होल्ड कर रहे हैं। दैट इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन हियर। ये पिछले साल से ऑलरेडी आ चुका है सर, इस साल नया नहीं है, पर अगेन आई थॉट वी शुड एम्फसाइज दिस पर्टिकुलर थिंग। इतनी डिटेल एनालिसिस हमें करना होगी फॉर द पर्पस ऑफ सिंपली फिलिंग दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन अनलिस्टेड कंपनीज के केस में पार्ट ए जनरल। नाउ
अब इसके बाद इस साल जो चेंज आया है शेयर होल्डर को लेके, उन्होंने साहब एक नया शेड्यूल और इंट्रोड्यूस कर दिया है, शेड्यूल 1, specifically for the unlisted companies who are not a startup. Startup के लिए similar kind of information है, तो वो separate schedule में है, क्योंकि startups बहुत ज्यादा हमारे लिए prominent नहीं है, तो हम खाली इस schedule 1 के बारे में बात करेंगे। Unlisted company के शेयर होल्डर्स 3 टेबल्स उन्हें दी हुई है साहब, और तीनों टेबल में 3 अलग-अलग सिचुएशन की इंफॉर्मेशन दी जाना है। पहली टेबल जो है that is with respect to details of shareholding at the end of the previous year। 31 मार्च को आपकी कंपनी की शेयर होल्डिंग जनरल में केवल 10% या उससे ज्यादा वाली होल्डिंग मांगी जा रही है, वो सबके लिए है। शेड्यूल 1 में कोई क्राइटेरिया नहीं है, एक शेयर भी अगर आपकी कंपनी का किसी के पास में है तो उसकी डिटेल यहाँ पे मेंशन करना है। ओनली फॉर द अनलिस्टेड कंपनीज दिस इज द रिक्वायरमेंट। Technically speaking, unlisted companies include not only private limited company, but they may also include public limited companies also. Public limited company है, listed वाली नहीं है, public limited है तो उसमें number of shareholders कितने भी हो सकते हैं। Private limited में तो restriction है, public limited में तो भी restriction नहीं है। पर ऐसी जो भी स्थिति है, एक शेयर भी अगर किसी के पास में है तो उसके बारे में ये नो इन्फॉर्मेशन आपको सबमिट करना होगी। नाम चाहिए, रेसिडेंशियल स्टेटस, टाइप ऑफ शेयर जो है, उसका परमानेंट अकाउंट नंबर, डेट ऑफ अलॉटमेंट, किस दिन आपने उसे अलॉट किया था। सब मेरी कंपनी जो है वो 1971 से चली आ रही है, और पुरानी भी हो सकती है, मैं 71 मेरा बर्थ ईयर ले रहा हूं, तो सब 1971 से मेरी कंपनी चली आ रही है। अब उसने बीच-बीच में कब-कब किसको कितने शेयर अलॉट करे, वो सारा इतिहास मुझे निकालना पड़ेगा। डेट ऑफ अलॉटमेंट, किस दिन अलॉट हुआ था। आप वापस पूछे कि सर मेरी कंपनी की इनकम कैलकुलेशन के लिए सारी इंफॉर्मेशन की क्या जरूरत है, वो आपकी कंपनी के लिए बात नहीं कर रहे, वो शेयर होल्डर को अल्टीमेटली उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं पकड़ना चाहेंगे। सो डेट ऑफ अलॉटमेंट, नंबर ऑफ शेयर्स एट फेस वैल्यू पर शेयर, और देन उसके बाद में इशू प्राइस क्या है, अमाउंट रिसीव्ड कितनी है, ये नो इन्फॉर्मेशन आपको देना है। ओके, मेहनत करना पड़ेगी, कंपनी वाले को बोलना पड़ेगा साहब पुराने सारे इतिहास कहीं ना कहीं से कागज ढूंढ के निकाले और ये सारी डिटेल दें। आखिरी जो 2 है 8वां और 9वां, एक पर्टिकुलर केस में परेशानी देगा। When my shareholder is not the original allotee, क्योंकि मुझे मेंशन करना है इशू प्राइस पर शेयर। मेरी ओरिजिनल जो शेयर होल्डिंग थी वो मैंने सुनील जैन सर को शेयर्स अलॉट किए हुए थे, सुनील जैन सर ने वो शैलन सोलंकी जी को ट्रांसफर कर दिए। नाउ माय शेयर होल्डर इज शैलन सोलंकी, व्हाट इज माय इशू प्राइस टू हिम, and then what is the amount I have received from him। मेरे पास तो ओरिजिनल शेयर होल्डर से पैसा आया हुआ है, मेरे पास सेकंड अलॉटी से तो पैसा आया हुआ नहीं है। सो इन दोनों, जब सेकंड अलॉटी है ओरिजिनल अलॉटी नहीं है, तो ये 8वां और 9वां पॉइंट दिक्कत देगा। आई एम नॉट वेरी श्योर, मेरे पास में अभी तक वो काम नहीं पड़ा है इस तरह का। आई एम नॉट वेरी श्योर वेदर दिस फील्ड इज मैंडेटरी और नॉट। आई सिंपली होप कि साहब ये फील्ड मैंडेटरी नहीं रखी हो हमने, अगर मैंडेटरी लग रही है और फिर ऐसा कोई केस बनता है जहां पे कि शेयर होल्डर ओरिजिनल अलॉटी नहीं है, सेकंड अलॉटी है, तो मामला उलझने वाला है। फिर वो कोई ना कोई इंफॉर्मेशन हमको जबरदस्ती उसमें डालना पड़ेगी जो कि सही नहीं हो। ओके, फर्स्ट नंबर पॉइंट में प्रॉब्लम आएगी डेट ऑफ अलॉटमेंट। सर डेट ऑफ अलॉटमेंट तो फिर भी हम ये मान सकते हैं क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड का मामला है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जितने भी शेयर ट्रांसफर होते हैं अल्टीमेटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल होती है, तो हम ये मान सकते हैं कि सर वो डेट ऑफ अलॉटमेंट तो जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने वो ट्रांसफर को अप्रूव करा है दैट इज द डेट ऑफ अलॉटमेंट। उसमें तो फिर भी एक रीजनेबल ऑप्शन अवेलेबल है। 8 और 9 में तो कुछ भी नहीं। वैल्यू लिखा नहीं तो वो वैल्यू ना तो मेरे को मिली है ना मैंने उस पर इशू किया है। इट इज नॉट इशू प्राइस एंड इट इज नॉट द अमाउंट रिसीव्ड बाय मी। वो तो अगर नितिन ने बेचा है तो नितिन को पैसा मिला, मेरे को थोड़ी मिला। तो एज अ कंपनी हाउ आई कैन रिपोर्ट इट। ओके, फर्स्ट fact you are supposed to be say having all those details about your shareholder। वो तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बहुत बार कोर्स है होता है सब आपके सारे शेयरहोल्डर की जानकारी होना ही चाहिए आपके पास। So PAN might still be available। Okay। फिर उसके बाद में second information that is with respect to share application money pending allotment at the end of the previous year। Okay। So अगर 31 मार्च को ऐसी कोई सिचुएशन जहां पे शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग पड़ी हुई, मैं कह रहा हूं कि शायद 60 दिन से ज्यादा पेंडिंग लग भी नहीं सकते हैं शेयर एप्लीकेशन।
मैक्सिमम 60 डेज। सो ऐसा अगर कोई पोजीशन है कि जहां पे सब फरवरी मार्च में शेयर एप्लीकेशन बनी आई है, अलॉटमेंट होना बाकी है, तो देन ऑल दीस डिटेल्स आर रिक्वायर्ड टू बी गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ द पेंडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी इंक्लूडिंग द प्रपोज्ड इशू प्राइस आल्सो। ये मान के चला जाता है कि साहब आपके पास जो शेयर एप्लीकेशन मनी आई है वो बिल्कुल प्रॉपर सारे कंपनी लॉ के कंप्लायंसेस के बाद में आई है, प्रॉपर आपने प्रोस्पेक्टस या राइट टू परचेज जो भी है वो आपने सारा डॉक्यूमेंट इशू किए, सारी इंफॉर्मेशन मेंशन करी। सो ऑल दीस इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन हियर। थर्ड, सर 31 मार्च को शेयर होल्डिंग नहीं थी, साल के बीच में अगर शेयर होल्डिंग थी और उसके बाद उन्होंने अपनी होल्डिंग किसी और के फेवर में ट्रांसफर कर दी, तो जो ड्यूरिंग द ईयर ट्रांसफर हुए हैं वो भी सारी की सारी इंफॉर्मेशन मेंशन करना पड़ेगी। साल के दौरान कोई पर्सन एक दिन के लिए भी आपका अगर शेयर होल्डर रह गया है तो उसके केस में वापस वही सारी 8 या 9 डिटेल जो है जो ओरिजिनल फर्स्ट केस में थी वो सारी यहाँ पे मेंशन होंगी। उसके अलावा 3 एडिशनल इंफॉर्मेशन और आएगी। डेट ऑन व्हिच ही हैज सीज्ड टू बी अ शेयर होल्डर इन योर कंपनी, मोड ऑफ सीजेशन क्या था, ट्रांसफर के थ्रू या रिलिंक्विशमेंट के थ्रू, इन केस ऑफ ट्रांसफर पैन ऑफ न्यू शेयर होल्डर। सो नए शेयर होल्डर का पैन और पुराने शेयर होल्डर का पैन दोनों मेंशन करना है। इंफॉर्मेशन मुझसे मांग रहे हैं, निशाना कहीं और लगने वाला है। मेरी इनकम से कोई लेना देना नहीं है उसका, मेरे असेसमेंट में उसका कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, पर इसके बेसिस पे डेटाबेस क्रिएट होगा और वो डेटाबेस के बेसिस पे फिर वो सारे दूसरे नोटिसेस वो इशू होते रहेंगे। सो एनी ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर होल्डर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट। सो ये कुल मिलाकर के साथ 5 चीजें, ये 3 जो है वो शेड्यूल 1 के नए एडिशन और 2 जो ऑलरेडी पहले थे, ये 5 चीजें शेयर होल्डर की पूरी इंफॉर्मेशन कंपनी को देना है। ओके, इसके बाद जो नया वाला अगला वाला चेंज है सर वो और जो बता रहे हैं। नाउ दिस इज द डिटेल्स ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। ओके सर, जितनी तरह की कंपनी के पास में असेट्स है, करीब सबके बारे में इंफॉर्मेशन उन्हें मांग रही है। ओके, किस तरीके की इंफॉर्मेशन है, क्या डिटेल्स देना होगी, बहुत डिटेल सा प्रोफाइल में somebody has really spent time in drafting this whole form। इसने वास्तव में बहुत सोच समझ के, बहुत दिमाग लगा के और ये सारी की सारी चीजें ड्राफ्ट की है। Assets and liabilities as at the end of the year mandatorily required to be filled by an unlisted company। लिस्टेड कंपनी को छोड़ दिया है, अनलिस्टेड कंपनीज के लिए ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन शेड्यूल AL1। Details of all residential buildings, details of all land and non-residential buildings, details of listed equity shares held, details of unlisted equity share, other securities, capital contribution to other entities, details of loans and advances। सब वो बैलेंस शीट की एसेट साइड विजुअलाइज करते चले जाओ, बस एक के बाद एक चलता जा रहा होगा। असेट्स हो गई है, इन्वेस्टमेंट्स हो गए हैं, इन्वेस्टमेंट्स के बाद में कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो गया है, लोन्स एंड एडवांसेस हो गए हैं, डिटेल्स ऑफ मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट, डिटेल्स ऑफ ज्वेलरी, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, एनी वर्क एंड देन डिटेल्स ऑफ लायबिलिटीज। 9 चीजें असेट्स को लेके और 10वीं चीज आपकी लायबिलिटी साइड। बैलेंस शीट में सब लायबिलिटी साइड में सबसे ऊपर शेयर होल्डर, उसकी सारी इंफॉर्मेशन मांग ली। बचा हुआ जितना बैलेंस शीट वाला मामला है वो पूरा का पूरा यहाँ पे आ गया है। खाली अब वो ये रह रहा है कि सर कैश बैलेंस के डिनोमिनेशन नहीं मांग रहे हैं आपसे, तो 1-2 साल में वो भी आ जाएगा। सब वो भी 1000 के 500 के कितने और 2000 के कितने वो भी डिटेल डाले, वो बच रहा। बाकी तो करीब सबकी डिटेल बांट दी है। क्या डिटेल्स है सर उनके बारे में बात कर लेते हैं। 2 या 3 बेसिक इश्यूज ले लें। सबसे पहली बात तो एज द हेडिंग ऑफ शेड्यूल इज असेट्स, it appears that details of all types of assets are to be given, depreciable हो, non depreciable हो, fixed assets में हो, even stock and trade में। I'm not very sure as a motor vehicle dealer उसको भी अगर सारे मोटर व्हीकल की डिटेल देना पड़ेगी, और हम आगे देखेंगे along with say number of things which are required to be given, तो वो कैसे प्रोड्यूस करेगा। जैसे रियल एस्टेट वाले केस में अगेन सब बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, so how this information, because the word they are using is assets, they are not talking about fixed assets only, assets and liabilities। जो भी कुछ इंटरप्रिटेशन का हमको बेसिस मिल रहा है वो खाली साहब शेड्यूल के नाम से मिल रहा है। शेड्यूल का जो हेडिंग है वो असेट्स एंड लायबिलिटीज एज एट द एंड ऑफ द ईयर। मैंने सोचा वो जो 66 पन्ने की इंस्ट्रक्शन है उसमें भाई लोगों ने कोई डिटेल दी होगी, तो वहां पे 3 लाइन में मामला निपटा दिया उन्होंने, साहब जो भी इंफॉर्मेशन मांगी वो आपको देना पड़ेगा।
कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं. So what I feel, this is again my say way of looking at things. All types of assets are required to be given. Only assets as on 31/3 are to be reported. यहाँ पे during the year change वाला मामला नहीं है. As at the end of the year जो position है उसी की डिटेल चाहिए and applicable only for the unlisted companies. Listed companies में ये सारी जहमत उठाने की जरूरत नहीं है. Now how the information are to be given? In the case of residential buildings and in case of say land and non-residential building, immovable property. Address चाहिएगा सर मुझे, पिन कोड चाहिएगा, डेट ऑफ एक्विजिशन चाहिएगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं मिलेगी. 20 साल 25 साल पहले मैंने बिल्डिंग खरीद के रखी है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं मिलेगी, पर फिर भी डालना होगी. डेट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देना होगी. मुझसे बिल्कुल ये सवाल नहीं पूछा जाए कि सर अगर ये डेप्रिसिएबल असेट है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहां से लाएंगे, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा सर. अगर डेप्रिसिएबल असेट है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेरे पास में कहां अवेलेबल है, तो ब्लॉक में चली गई है सारी की सारी असेट जो अवेलेबल है वो मिल मिला के ब्लॉक का टोटल बैलेंस है. सो यहाँ ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहां से मिलेगी आपका, तो उन्हें चाहिए वो इंफॉर्मेशन देना है और किस पर्पस के लिए आप यूज करते हैं वो पर्पस भी मेंशन करना है. वो जो ड्रॉप डाउन है पर्पस का, उसने यहाँ पे 6 या 7 पर्पस दिए हैं. गेस्ट हाउस के रूप में यूज कर रहे हैं, डायरेक्टर क्वार्टर है, डायरेक्टर यूज है, स्टाफ क्वार्टर है, ओन ऑफिस है, रेंटिंग है, लीजिंग है. ये ड्रॉप डाउन है. इसके अलावा आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला है. Similar kind of information is to be given in case of say land and non-residential building also. वहाँ पे खाली पर्पस में एक एडिशन और आ गया है, स्टॉक इन ट्रेड के रूप में अगर है तो आपको अलग से मेंशन करना है. Again gives this clear cut idea. So even if you are holding any asset as a stock in trade, उसकी भी डिटेल आपको देना है. तो अगर बिल्डर है तो बिल्डर के पास में ह्यूज अनसोल्ड इन्वेंटरी पड़ी हुई है, as per law the information needs to be submitted. Details of listed equity shares held, opening balance during the year, transfer during the year, closing balance, सारी डिटेल देना है. बहुत मजे की बात यह है कि साहब नो कॉलम फॉर द नेम ऑफ द कंपनी. मेरा इन्वेस्टमेंट लिस्टेड इक्विटी शेयर में डिटेल देना है, कंपनी के नाम का कोई कॉलम वहां पे नहीं है. तो प्रोबेबली हो सकता है आप उसे टोटल लगा के देना चाहें या कंपनी का नाम नहीं हो तो भी अलग अलग कंपनी का अलग अलग मेंशन करें. दे डोंट हैव एनी कॉलम फॉर द नेम ऑफ द कंपनी. खाली इतनी डिटेल दे दे, ओपनिंग बैलेंस दे दे, ड्यूरिंग द ईयर एक्वायर्ड, ट्रांसफर ड्यूरिंग द ईयर, क्लोजिंग बैलेंस. Similar information in case of unlisted equity share. मेरी कंपनी खुद एक अनलिस्टेड कंपनी है और किसी दूसरी अनलिस्टेड कंपनी में मेरा इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी पूछा. लिस्टेड के केस में नेम ऑफ कंपनी नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी पूछना है. क्यों इतना फर्क होता है, क्या थॉट प्रोसेस होती है वो ड्राफ्टिंग के पीछे, हमें कुछ भी नहीं पता है. पर हम तो साहब जैसा आपने पूछा है वैसे इंफॉर्मेशन देने के लिए बाध्य है. सो यहाँ नेम ऑफ कंपनी चाहिए, उस कंपनी का परमानेंट अकाउंट नंबर चाहिए और फिर वही ओपनिंग बैलेंस, एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, ट्रांसफर ड्यूरिंग द ईयर एंड क्लोजिंग बैलेंस चाहिए. लिस्टेड इक्विटी, अनलिस्टेड इक्विटी, डिटेल्स ऑफ अदर सिक्योरिटीज, एनी अदर सिक्योरिटी. ओके, फॉर एनी अदर सिक्योरिटी में ड्रॉप डाउन जो ऑप्शन दे रहा है बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, डेरिवेटिव्स, प्रेफरेंशियल शेयर्स एंड अदर्स. अब अदर्स में क्या क्या आएगा वो एक अलग हिस्सा हो जाएगा. वेदर लिस्टेड और अनलिस्टेड और फिर वही 4 बातें, ओपनिंग बैलेंस, एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, ट्रांसफर ड्यूरिंग द ईयर एंड द क्लोजिंग बैलेंस. सिक्योरिटीज की चूंकि बात हो रही है, सो ऑलरेडी ग्रुप में कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन फ्लोट हो ही रहा था कि सब सिक्योरिटीज में क्या 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 आएगा. नाउ हमारे पास में सच तो कोई जरिया है नहीं पता लगाने का कि सब सिक्योरिटीज में क्या आएगा. इनकम टैक्स एक्ट ने डिफाइन करता नहीं है. द ओनली बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन अवेलेबल इज अंडर द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, SCRA. सो SCRA जो सिक्योरिटी को डिफाइन करता है, इट इंक्लूड्स शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इट इंक्लूड्स इवन डेरिवेटिव्स आल्सो. अब डेरिवेटिव्स के केस में अगर मुझे इंफॉर्मेशन डालना है कि सब ओपनिंग बैलेंस कितना था, एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना है, ट्रांसफर ड्यूरिंग द ईयर कितना है, तो कैसे वो इंफॉर्मेशन डाली जाएगी. पर्टिकुलरली अगर कोई कंपनी फ्रीक्वेंटली डेरिवेटिव्स में ट्रांजैक्शन कर रही है, आई डोंट नो, बट दिस इज देयर. डेरिवेटिव्स आर टाइप ऑफ सिक्योरिटीज.
एक क्वेश्चन ऑलरेडी कहीं आया था सर, क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है उसकी भी डिटेल देना है? जवाब है यस, एज पर एससीआरए इवन म्यूचुअल फंड यूनिट्स आर आल्सो सिक्योरिटीज। सो म्यूचुअल फंड यूनिट भी अगर 31 मार्च को कुछ है तो उनका भी फिर ओपनिंग बैलेंस, ड्यूरिंग द ईयर एक्वायर्ड ट्रांसफर, वो सारी की सारी डिटेल दी जाता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सो दीज ऑल आर वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज जिनमें अगर मेरी कंपनी का इन्वेस्टमेंट है तो ये सारी डिटेल देना। ओके, डिटेल्स ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन टू अदर एंटिटी। अदर एंटिटी को वो डिफाइन नहीं कर रहे, पर हम मान के चल सकते हैं कैपिटल कंट्रीब्यूशन की अगर बात हो रही है तो पार्टनरशिप फर्म और एलएलपीस की बात हो रही है। मेरी अनलिस्टेड कंपनी दूसरी किसी पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी में पार्टनर है तो अगेन ये सारी की सारी डिटेल मुझे देना है। नेम ऑफ एंटिटी, पैन, ओपनिंग बैलेंस, ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शन, क्लोजिंग बैलेंस। ओके, details of loans and advances to any other concern if money lending is not assessed as a substantial business. So unlisted है, पर अगर NBFC है तो आप इस क्लॉज के रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट से बाहर हैं। और अदर केसेस other than NBFCs, जितनी unlisted companies हैं, now all these details are required to be given. Details of loans and advances to any other concern. To a great extent ये सारी information हम PCD में वैसे भी देते ही हैं सब loans and advances। ये loans and advances देने वाली बात है, receive वाली तो information हम PCD में देते ही हैं। यहाँ पे जितने loans and advances मैंने दे के रखे हुए उनकी रिपोर्टिंग सारी की सारी करना है, including the rate of interest also. What is the rate of interest you will charge? That is also required to be mentioned. Details of motor vehicles, particular of asset, registration number of vehicle. Even the registration number is also required to be given. Cost of acquisition, again depreciable estate, ब्लॉक का हिस्सा है, बहुत सारी मोटर कार है मेरे पास में, सबकी सब ब्लॉक में कहां से लाई जाएगी, डेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, बट दे वांट ऑल दिस डिटेल्स चाहिए कि सर डेट ऑफ एक्विजिशन किस दिन आपने खरीदा सर। Sir, cost of acquisition, not the date. The cost of acquisition I need to report. Original जो cost of acquisition है वहाँ से। In case of stock in trade, that is not available. और दूसरा इशू ये है सर कि अगर depreciable asset है तो cost of acquisition जो original वाली है उसकी जरूरत क्या है? That information is of no use if it is part of my ब्लॉक ऑफ असेट, तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन चाहे कुछ भी रही हो, मेरा जो भी आगे का फ्यूचर कैलकुलेशन होना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और व्हाटएवर इट इज, वो तो ब्लॉक के बेसिस पे होना है। सो अननेसेसरी कोई इंफॉर्मेशन है पर देना पड़ेगी, सो वी नीड इट। हां, कंपनी एक्ट में फिक्स एसेट रजिस्टर कंपल्सरी है, बिल्कुल। और भैया ये वही वाला फिक्स एसेट रजिस्टर है जिसके बारे में मैं हर बार कागज में लिखता हूँ। इट इज अंडर प्रिपरेशन, ये वही वाला सब बार में कागज में लिखता हूँ, इट इज अंडर वही। But these all are the details which are required to be given. प्रैक्टिकली शायद कंपनीज के केस में इस तरह की चीजें नहीं मिलती हैं, ज्वेलरी और ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स एक्सेट्रा, बट these details are required to be given. My only worry is this, sir, ये सारी चीजें जो हैं ये ICAI ITR 6 में है, कोई गारंटी नहीं है कि ये सिर्फ ITR 6 में रहेगी। ऐसा कोई कमिटमेंट किसी ने हमारे साथ में नहीं किया है कि चलो ITR 6 में है तो बात खत्म हो जाएगी, 31 जुलाई तक तो दिक्कत नहीं, उसके बाद में दिक्कत आएगी। यू नेवर नो सर, ये अगले साल ये इंफॉर्मेशन कहां पे मांगी जाए ITR 6 के बाद 5, 4, 2, यू नेवर नो। सो सिग्नल्स जो है वो गड़बड़ है, बट ऑल दीस डिटेल्स राइट नाउ आर रिक्वायर्ड टू बी गिवन। और फिर उसके बाद में दिस इज रिगार्डिंग डिटेल्स ऑफ लायबिलिटीज, details of loans, deposits, advance taken from a person other than financial institution. Other than financial institution, जितना आपने बाजार से लोन लिया है, no criteria of even that 20,000 limit also.
any kind of loan, so there has to be a reconciliation. आपका unsecured loan का बैलेंस वहाँ कितना ज्यादा है बैलेंस शीट में और यहाँ शेड्यूल की टोटल कितनी आ रही है, that should match ideally. Otherwise CPC का नोटिस पे तैयार है, the name of person, PAN, opening balance, amount received, amount paid, including the rate of interest also, everything is required to be mentioned. तो ये कुल मिलाकर सर जो नया वाला शेड्यूल आया है AL1 वाला, 9 इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद द एसेट और 8 इंफॉर्मेशन जो है, एक टेबल रिलेटेड विद ऑल दीस लायबिलिटीज दैट इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन. तो जैसा मैंने कहा कि सर बैलेंस शीट को अगर हम विजुअलाइज करें तो शेयर होल्डर की सारी इंफॉर्मेशन हो गई है, असेट्स लायबिलिटीज की सारी, जो बच जाता है खाली वो कैश बैलेंस बच रहा है और बैंक बैलेंस बच रहा है, बाकी सारी डिटेल मांगी जा रही है. सो मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा साल 2 साल बाद में वो बैंक बैलेंस का डिनोमिनेशन मांग ले, और कभी ऐसा हुआ तो सब बैंक का पूरा स्टेटमेंट भी आपसे अपलोड करवा सकते हैं. सॉफ्ट कॉपी में आता ही है, रिटर्न के साथ वही अपलोड कर डालो पूरा, तो बात ही खत्म हो जाए. पॉसिबल है जिस तरीके से चीजें जा रही हैं, बट दिस इज व्हाट इज द से रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स. प्रीसीडी में फॉर्चुनेटली कोई चेंजेस नहीं है, जो भी है वो पुराने साल वाली चीजों को हमने वापस एप्रिशिएट किया, बट दिस आईटीआर 6 is going to be a say big problem so far as compilation of information is concerned. This is what is the say submission from my side. Thank you very much from my behalf and my co-speaker